चैप्टर 19 अब मेरी भी फैमिली है। अब तक अक्षरा सिंघानिया परिवार से मिल रही थी। अब आगे अक्षरा की श्लोक के साथ काफी घुल मिल गई थी। अमन की नजरें भी ना चाहते हुए अक्षरा पर ठहर रही थी। अमन के दिल में आज पहली बार किसी लड़की के लिए ऐसी फीलिंग्स महसूस की थी। अक्षरा को भी अमन की नजरें असहज महसूस करा रही थी। तभी अविराम जी अक्षरा को साथ लेकर अपने स्टडी में चले गए। इस वक्त अक्षरा का चेहरा काफी सख्त हो गया था। वो बस जानना चाहती थी कि आज इतने सालों बाद उसके नाना जी को उसकी याद कैसे आ गई। अक्षरा ने बिना कोई बात घुमाए अपना सवाल अविराम जी से पूछ लिया। अविराम जी ने भी अक्षरा के सहज और बिना किसी भाव के दिखते चेहरे को देखते हुए कहा, अक्षरा बेटा, मैं जानता हूँ कि आज इतने सालों बाद हमने आपकी खैर खबर ली है, पर सच कहूँ तो हमें आज तक पता ही नहीं था कि आपकी माँ हम सभी को छोड़कर इस दुनिया से चली गई हैं। कुछ दिनों पहले जब ऑक्शन के दौरान जब तुम्हारी वो फेक वीडियो वायरल हुई, तब जाकर हमें पता चला कि हमारी एक नाती भी है, और फिर हमने जानकारी निकली तब जाकर हमें पता चला कि हमारी बेटी हमारी लाडो अब इस दुनिया में नहीं है। हम अपने गुस्से में इतने अंधे हो गए थे कि हमें अपने बेटी का दर्द भी नहीं दिखा। ये तक हम आखिर बार उसे देख भी नहीं पाए। हमारे जैसा अभागी बाप कोई नहीं हो सकता। इतना कहकर चुप हो गई। उनके आंखों से आंसू की बूंदें लुढ़क उनके गाल पर आ गई थीं। अक्षरा गौर से अविराम जी की हर बात सुन और समझने की कोशिश कर रही थी। अक्षरा के दिल में इस वक्त तूफान उठ रहा था। वो अविराम जी को देखकर सोच रही थी, क्या कभी पापा को भी मुझसे ऐसा प्यार होगा। तभी उसे एहसास हुआ आज तक उसके पापा ने उसे प्यार करना तो दूर कभी एक नजर प्यार से देख भी नहीं। वो अक्षरा ही थी जो अपने पापा का प्यार पाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। अक्षरा सामने खड़े अविराम जी के गले लगते हुए बोली, बड़े पापा, मैं जानती हूँ हम आज से पहले कभी नहीं मिले, शायद किस्मत को यही मंजूर था। थोड़ा वक्त लगेगा पर अब मुझे और भाई को भी अपना परिवार मिलेगा। अब मेरी भी फैमिली है। अक्षरा को ऐसे गले लगते और इतने प्यार से सब अपनाते देखकर अविराम जी के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई। उन्होंने अक्षरा को गले लगते हुए कहा, गुड़िया, आप सच में बहुत ज्यादा समझदार हो। आज के बाद हम आको और अगस्त्य को कभी खुद से दूर नहीं करेंगे। उनकी बातें सुनकर अब अक्षरा के दिल में भी एक गर्माहट पैदा हो गई थी। आज से पहले उसे सिर्फ अगस्त्य की बाहों में इतना सुकून मिला था। अक्षरा ने भी एक बड़ी सी स्माइल करते हुए दादाजी से कहा, बड़े पापा, आप बहुत अच्छे हो और प्यारे भी। अक्षरा की बात सुनकर अविराम जी बहुत ज्यादा हंसने लगे। वो कहते हैं ना, परिवार हर समय अपना ही लगता है, फिर चाहे आप उनके साथ बचपन में हो या कुछ घंटों से। कुछ ऐसा ही अक्षरा के साथ हो रहा था। अक्षरा अपने दोनों जन्म में अपने परिवार और पापा के प्यार के लिए तरसी थी। वो कैसे अविराम जी को नहीं अपनाती। दूसरी तरफ सिंघानिया विला में माया जी गेट की ओर देखते हुए चाकर लगा रही थी। आज राघव जी भी ऑफिस नहीं गए थे। राघव जी सामने लगे बड़े से सोफे पर अपना एक पांव दूसरे पांव पर रखकर किसी राजा की तरह बैठे थे। माया जी जो बेचैनी से चाकर लगा रही थी, उनका ध्यान सीढ़ियों पर खड़ी रूही पर गया। रूही काफी तैयार होकर अपनी मां के सामने खड़ी थी। माया जी ने अपने आंखों से काजल निकलकर रूही के कान के पीछे लगा दिया और रूही की नजर उतरते हुए कहा, कितनी प्यारी लग रही हो। आज तुम्हारे सामने वो अक्षरा बिल्कुल फीकी लगेगी। बस एक बार घर आ जाए, फिर पापा उसे तुम्हें भी अपने साथ अग्रवाल पैलेस में ले जाने के लिए कह देंगे। पता नहीं कैसे पर हमारा हर प्लान गलत होता जा रहा है। बस एक बार जब तुम उसका विश्वास फिर से हासिल कर लो, तब सब कुछ हमारे लिए आसान हो जाएगा। यहाँ ये माँ बेटी अपनी मिली भगत बना रही है, पर अब इन्हें कौन बताए इनकी हर चाल हार साजिश अब धारी की धरी रह जाने वाली है। वो लोग तो अभी इस बात से अनजान हैं कि अक्षरा पहले ही अग्रवाल पैलेस से चली गई है। अब राघव जी भी चिढ़ते हुए बोले, ये लड़की शायद अब हमारे हाथ से निकलने की कोशिश कर रही है, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। आज तक मैंने ये सब पाने के लिए काफी मेहनत की है, इतनी आसानी से मैं कुछ बिगड़ने नहीं दूंगा। क्या करेगा राघव जी अब आगे? क्वेश्चन मार्क। क्या होगी रूही की रिएक्शन जब पता चलेगा अक्षरा पहले ही अग्रवाल पैलेस में है? क्वेश्चन मार्क। अब आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए बने रहिए रीबर्थ ऑफ हार्टलेस गर्ल के साथ। और स्टोरी पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। दोस्तों, आप लोग कमेंट नहीं करते, अगर आप अपनी राय देते रहेंगे तो मुझे भी लिखने में मोटिवेशन मिलता रहेगा। तब तक के लिए राधे राधे। आपको आज याद आया वो आपकी बेटी है। दोस्तों, मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है, इसीलिए चैप्टर नहीं आ रहे हैं, और आज भी मुझे कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए एक छोटा चैप्टर ही दे रही हूँ, तो माफ करना। और आप लोग स्टोरी को रेटिंग और रिव्यू भी डाल दीजिए प्लीज। अब तक अक्षरा ने अपने नाना जी को अपनी फैमिली बना लिया था। अब आगे सहगल मेंशन में रूही अक्षरा का वेट कर रही थी।
वो आज कुछ भी कर कर अक्षरा के साथ जाना चाहती थी। रूही जानती थी अगर वो आज अक्षरा के साथ जाती हैं, तो वो अग्रवाल खानदान के बेटे अमन अग्रवाल को अपने प्यार के जाल में फंसा सकती है। ऐसा रूही का मानना था, पर वो इस बात से बेखबर थी। अमन पहले ही अपना दिल अक्षरा पर हार चुका है। ऐसे ही वेट करते करते दोपहर से शाम हो जाती है, पर अक्षरा घर वापस नहीं आती है। अब उन माँ बेटी का सब्र टूटने लगा था। रूही अभी अपनी माँ से कुछ कहती उससे पहले ही उसकी नजर बाहर से आते अगस्त्य पर पड़ती है। वो अपनी माँ को इशारों में अगस्त्य से अक्षरा के बारे में पूछने को कहती है। माया जी भी अपने टोन में चिंता लाते हुए अगस्त्य से पूछती है, बेटा क्या तुम्हें पता है अक्षरा कहाँ है? अगस्त्य जो पहले से ही उनकी मिली भगत को जनता था, उसने माया जी को घूर कर देखने लगा। माया जी अगस्त्य की नजर से डर गई और कंपती हुई आवाज में बोली, वो क्या है ना वो अभी तक घर नहीं आई, इसीलिए मुझे चिंता हो रही थी, इसीलिए तुमसे पूछा। अगस्त्य ने सीधे टोन में जवाब दिया, मिसेज सहगल आपसे मतलब मेरी बहन जहाँ भी हो। इतना कहकर वो वहां से जाने लगा। तभी उसके कान में राघव जी की गुस्से भरी आवाज पड़ी, पर मुझे मतलब है, मेरी बेटी इस वक्त कहाँ और किसके साथ है, ये जानने का हक मुझे भी है। राघव जी की बात सुनकर अगस्त्य की मुठिया कस गई। उसने बिना पीछे मुड़े अपने पापा से मजाक भरे लहजे में कहा, तो आपको आज याद आया है, आपकी बेटी भी है, ये बात आपको जरा जल्दी नहीं याद आ गई? अगस्त्य बिना कुछ कहे अपने कमरे में जाने लगा। तभी उसके कानों में अक्षरा की खिलाने की आवाज गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी बहन अपनी हंसी कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। वो अभी किसी से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। अक्षरा ने जब सामने अपने भाई को देखा तो वो हंसते हुए अगस्त्य के गले लग गई। तभी उसके फोन से एक तोतली आवाज सुनाई दी, अंशु आप श्लोक से मिलने फिर कब आओगी? श्लोक आपको बहुत मिस कर रहा है। अक्षरा ने अपना फोन अगस्त्य के सामने करते हुए कहा, श्लोक मैं आपसे मिलने बहुत जल्दी आ जाऊंगी, अभी आप इसने मिलो, ये मेरे भैया अगस्त्य है, अगली बार मैं इन्हें अपने साथ लेकर आऊंगी। ओके तब तक आप मामी जी को परेशान मत करना। ओक बच्चा आप अच्छे बच्चे हो ना? अक्षरा ने अगस्त्य को साइड हग करते हुए कहा, भैया आज मुझे बहुत मजा आया। रूही ने भी अपनी जेलेसी छुपाते हुए कहा, पर दी आप गई कहा थी जो आप इतना खुश हो? अक्षरा ने कहा अग्रवाल पैलेस, और अगस्त्य का हाथ पकड़कर जल्दबाजी में वहां से निकल गई। अब क्या करेंगे राघव, रूही और माया जी? क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। दोस्तों ये से आगे स्टोरी रिपीट हो रही है, तो आगे का पार्ट स्किप कर देना। और स्टोरी पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। अब तक अक्षरा ने अपने नाना जी को अपनी फैमिली बना लिया था। अब आगे सहगल मेंशन में रूही अक्षरा का वेट कर रही थी। वो आज कुछ भी कर कर अक्षरा के साथ जाना चाहती थी। रूही जानती थी अगर वो आज अक्षरा के साथ जाती हैं, तो वो अग्रवाल खानदान के बेटे अमन अग्रवाल को अपने प्यार के जाल में फंसा सकती है। ऐसा रूही का मानना था, पर वो इस बात से बेखबर थी। अमन पहले ही अपना दिल अक्षरा पर हार चुका है। ऐसे ही वेट करते करते दोपहर से शाम हो जाती है, पर अक्षरा घर वापस नहीं आती है। अब उन माँ बेटी का सब्र टूटने लगा था। रूही अभी अपनी माँ से कुछ कहती उससे पहले ही उसकी नजर बाहर से आते अगस्त्य पर पड़ती है। वो अपनी माँ को इशारों में अगस्त्य से अक्षरा के बारे में पूछने को कहती है। माया जी भी अपने टोन में चिंता लाते हुए अगस्त्य से पूछती है, बेटा क्या तुम्हें पता है अक्षरा कहाँ है? अगस्त्य जो पहले से ही उनकी मिली भगत को जनता था, उसने माया जी को घूर कर देखने लगा। माया जी अगस्त्य की नजर से डर गई और कंपती हुई आवाज में बोली, वो क्या है ना वो अभी तक घर नहीं आई, इसीलिए मुझे चिंता हो रही थी, इसीलिए तुमसे पूछा। अगस्त्य ने सीधे टोन में जवाब दिया, मिसेज सहगल आपसे मतलब मेरी बहन जहाँ भी हो। इतना कहकर वो वहां से जाने लगा। तभी उसके कान में राघव जी की गुस्से भरी आवाज पड़ी, पर मुझे मतलब है, मेरी बेटी इस वक्त कहाँ और किसके साथ है, ये जानने का हक मुझे भी है। राघव जी की बात सुनकर अगस्त्य की मुठिया कस गई। उसने बिना पीछे मुड़े अपने पापा से मजाक भरे लहजे में कहा, तो आपको आज याद आया है, आपकी बेटी भी है, ये बात आपको जरा जल्दी नहीं याद आ गई? अगस्त्य बिना कुछ कहे अपने कमरे में जाने लगा। तभी उसके कानों में अक्षरा की खिलाने की आवाज गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी बहन अपनी हंसी कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। वो अभी किसी से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। अक्षरा ने जब सामने अपने भाई को देखा तो वो हंसते हुए अगस्त्य के गले लग गई। तभी उसके फोन से एक तोतली आवाज सुनाई दी, अंशु आप श्लोक से मिलने फिर कब आओगी? श्लोक आपको बहुत मिस कर रहा है। अक्षरा ने अपना फोन अगस्त्य के सामने करते हुए कहा, श्लोक मैं आपसे मिलने बहुत जल्दी आ जाऊंगी, अभी आप इसने मिलो, ये मेरे भैया अगस्त्य है।
अगली बार मैं इन्हें अपने साथ लेकर आऊंगी। ओके, तब तक आप मामी जी को परेशान मत करना। ओक बच्चा, आप अच्छे बच्चे हो ना, अक्षरा ने अगस्त्य को साइड हग करते हुए कहा। भैया, आज मुझे बहुत मजा आया, रूही ने भी अपनी जेलेसी छुपाते हुए कहा। पर दी, आप गई कहा थी जो आप इतना खुश हो, अक्षरा ने कहा। अग्रवाल पैलेस। और अगस्त्य का हाथ पकड़कर जल्दबाजी में वहां से निकल गई। अब क्या करेंगे राघव, रूही और माया जी? क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। अब आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए बने रहिए रीबर्थ ऑफ हार्टलेस गर्ल के साथ। और स्टोरी पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। दोस्तों, आप लोग कमेंट नहीं करते, अगर आप अपनी राय देते रहेंगे तो मुझे भी लिखने में मोटिवेशन मिलता रहेगा। तब तक के लिए राधे राधे। 21 अक्षरा को आ रहा है राघव पर डॉट और कॉलेज में एडमिशन। दोस्तों, आप लोग स्टोरी को रेटिंग जरूर दे, और आपकी प्यारी प्यारी कमेंट की वजह से एक और चैप्टर दे रही हूँ। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखे। अब तक अपने पढ़ा। अक्षरा अग्रवाल पैलेस से घर आती हैं। अब आगे अक्षरा और अगस्त्य अपने अपने कमरे में चले गए। आज बहुत दिनों बाद अक्षरा बहुत ज्यादा खुश थी। अगस्त्य भी अपनी बहन को खुश देखकर आज अगस्त्य के दिल में भी सुकून था। नीचे खड़े तीनों लोग इन भाई बहन की जोड़ी को घूर रहे थे। रूही का गुस्सा तो 7वें आसमान पर था। उसने चिढ़ते हुए अपने पापा से कहा, पापा आप देख रहे हो कैसे हमारे हाथ से सब कुछ निकल रहा है। सुबह तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो पाई, और अब अक्षरा पर नजर रखना मुश्किल हो गया है। पता नहीं कैसे, पर अब वो हमारे किसी बात में नहीं आती। पापा कुछ कीजिए। रूही की बात सुनकर अब राघव जी का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। पाउटिंग 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 पाउटिंग। राघव जी की गुस्से को देखकर अब रूही को पसीने छूटने लगे थे। वो जल्दी से माया जी के पीछे छुप गई। माया जी ने कंपती आवाज में कहा, मैं इसे समझा दूंगी, आप बस गुस्सा मत करो, बच्ची पहले ही आपसे डर गई है। दूसरी तरफ अक्षरा के रूम में अक्षरा स्टडी टेबल पर बैठकर अपने अतीत के बारे में सोच रही थी। फ्लैशबैक। दोस्तों, जब जब कहानी में जरूर होगी हम अक्षरा के पिछले जन्म की लाइफ के बारे में जानेंगे। कोष्टक। अक्षरा पिछले जन्म में भी एक बार अमन से मिल चुकी थी, पर तब रूही ने उसे अपनी मां के भाई के बेटे के रूप में मिलवाया था। हालांकि वो कभी अक्षरा और अमन को एक दूसरे के सामने आना तो नहीं देना चाहती थी, पर आज किस्मत से अक्षरा और अमन की मुलाकात हो गई, तो उसे मिलवाला तो था ही। पर जब अमन को पता चला कि अक्षरा रूही की बहन है, तब उसने अक्षरा की बहुत ज्यादा इंसल्ट की थी। अमन ने अक्षरा को कैरेक्टर लेस तक कह दिया था। अक्षरा, जो अमन से बिल्कुल अनजान थी, उसने अमन से कहने के लिए अपना मुंह खोला था। तभी माया जी ने अक्षरा के चेहरे पर एक जोरदार चांटा लगा दिया। अक्षरा को मार खाता देखकर रूही को बहुत मजा आ रहा था, पर वो अमन के सामने अपना राज खुलने नहीं दे सकती थी, इसीलिए वो अमन को वहां से लेकर चली गई। अक्षरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी माया जी ने अक्षरा को गले लगते हुए कहा, अक्षरा बेटा माफ करना, पर आप अपने बहन का करियर खराब करने जा रही थी। अमन बेटा रूही की बड़ी हीरोइन बनने में मदद कर रहे हैं, आप प्लीज आगे से कभी उनसे कोई बात मत करना। अक्षरा ने भी अपने बहन के प्यार में अमन की इंसल्ट बिना कुछ कहे सह गई, और अमन की मदद से ही रूही एक बड़ी एक्ट्रेस बन गई। हालांकि अक्षरा को भी अपना करियर एक्टिंग में बना था, पर अविनाश ने कभी उसे परमिशन ही नहीं दी एक्टिंग करने के लिए, और अक्षरा जो अविनाश की सारी बातें मानती थी, उसने अपना सपना छोड़ दिया। फ्लैश बैक एंड। इसीलिए अग्रवाल पैलेस में अमन को देखकर अक्षरा चौंक गई थी। अक्षरा को अब जाके पता चला कि रूही अक्षरा की आइडेंटिटी यूज करके अपना करियर बना रही थी। अक्षरा को ये बात समझने में एक पूरी लाइफ खत्म हो गई। अक्षरा के चेहरे पर लैंप की लाइट पड़ रही थी। अक्षरा के चेहरे पर काफी डरावने भाव बने हुए थे। अक्षरा अपना सिर हाथों पर रखते हुए अक्षरा डेविल हंसी हंसते हुए बोली, अक्षरा तू कितनी भोली थी, जो इतनी आसानी से इन सब के झांसे में आ गई। और पापा, मुझे लगता है इन सब के बारे में आपको भी पता था। अगर मुझे आपके खिलाफ एक भी सबूत मिल गया, तो आप मेरा वो रूप देखोगे जो। उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। पापा, अगर इन सब में आपका जरा सा भी कोई हाथ निकला तो मैं आपको और आपकी प्यारी सी फैमिली को सीधा यमराज के दर्शन करा दूंगी। Smile with horns, 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 smile with horns। दूसरा दिन अक्षरा अगस्त्य के साथ नीचे आई।
उसने आज एक वाइट कलर की फ्रॉक पहनी थी जो अक्षरा के घुटने के नीचे तक आती थी। वो दिखने में किसी बच्ची की तरह लग रही थी। अक्षरा जल्दी से नाश्ता करने लगी। अगस्त्य ने अक्षरा को टोकते हुए कहा, बच्चा आप इतना जल्दबाजी में नाश्ता क्यों कर रही हो? अक्षरा ने मुंह में खाना भरे ही जवाब दिया, भाई वो क्या है ना, आज मेरे कॉलेज का पहला दिन है तो मुझे लेट नहीं होना। अक्षरा की बात सुनकर माया जी ने कहा, क्या बात है, आप किस कॉलेज में एडमिशन हो गया और हमें कैसे पता नहीं? अक्षरा ने जवाब देते हुए कहा, वो क्या है ना, मेरे बर्थडे के दिन मैंने भाई से अपना सपना शेयर कर दिया तो भाई ने मेरा एडमिशन कर दिया। रूही ने झूठी एक्साइटमेंट दिखाते हुए बोली पर कहा। अक्षरा ने भी एक मुस्कान के साथ जवाब दिया, नेशनल एक्टिंग कॉलेज स्मक 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 स्मक। रूही के हाथ से उसका चम्मच फिसल गया। आखिर क्या हुआ रूही को क्वेश्चन मार्क। अब आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए बने रहिए रीबर्थ ऑफ हार्टलेस गर्ल के साथ। और स्टोरी पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। दोस्तों आप लोग कमेंट नहीं करते, अगर आप अपनी राय देते रहेंगे तो मुझे भी लिखने में मोटिवेशन मिलता रहेगा। तब तक के लिए राधे राधे। 22 पुराने दोस्त। दोस्तों अगर आप लोग स्टोरी को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे तो आज 2-3 चैप्टर आएंगे और अपना रिव्यू डालना मत भूलिए। अब तक अक्षरा के एडमिशन की न्यूज घर वालों को मिल गई थी। अब आगे अक्षरा को इंडिया के टॉप कॉलेज में एडमिशन मिल गया है। ये बात रूही को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। रूही को भी उसी कॉलेज में एडमिशन चाहिए था, इसीलिए राघव जी की काफी मेहनत करनी पड़ी थी। रूही को बड़ी मुश्किल से एडमिशन मिला था, पर अक्षरा को इतनी जल्दी एडमिशन मिलते देखकर रूही की मुठिया कस गई। तभी राघव जी की आवाज सबके कानों में पड़ी, किससे पूछकर तुमने एडमिशन लिया है? अक्षरा से पहले अगस्त्य ने कहा, मुझसे पूछकर उसने कॉलेज में एडमिशन लिया है। क्यों मिस्टर सहगल, आपको कोई प्रॉब्लम है? अक्षरा भी मासूम फेस बनते हुए कहती है, पापा अपने रूही को तो एक्टिंग स्कूल में जाने दिया, तो अब मेरे जाने से क्या ही होगा? अक्षरा के मुंह से रूही का जिक्र सुनकर राघव जी का खाना गले में फंस गया। वो तेज तेज खांसने लगे, पर अक्षरा और अगस्त्य का ध्यान उन पर नहीं था। अक्षरा जिसने एक्टिंग स्कूल में एक्टिंग के लिए नहीं बल्कि मैनेजमेंट के लिए एडमिशन लिया था, वो अगस्त्य के साथ बाहर निकल जाती हैं। रूही जो अब तक अपनी जलन छुपा रही थी, उसकी आंखों में अब वो साफ दिखाई दे रही थी। उसने अपनी खाने की प्लेट जमीन पर फेंक दी। हाथ में जो सामान आ रहा था वो अक्षरा जमीन पर फेंक रही थी। उसके आंखों से आंसू भी झरने की तरह झरझर बह रहे थे। राघव जी को भी अपनी बेटी को यूं रोते देखकर बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, पर राघव जी छह कर भी कुछ नहीं कर सकते थे। ऑफिस का सारा कंट्रोल अगस्त्य के पास था और घर का भी। वो लोग अगस्त्य का कुछ नहीं बिगड़ पा रहे थे। वो जो कहता उसे राघव जी को चुपचाप मानना पड़ता। इसी बात की चीड़ राघव जी को हो रही थी। उनके हिसाब से ये सब उनका था, पर वो खुद एक एम्प्लॉय बन गए थे। उन्होंने रूही को शांत करते हुए कहा, रोना बंद करो बेटा, में जल्दी ही जो कुछ हमारा है वो पाकर रहूंगा, तुम बस शांत हो जाओ। वो लोगों इस बात से अनजान थे कि उनकी सारी बातें और हरकतें कोई शख्स बड़े ध्यान से देख रहा था। उसके आंखों में एक अलग ही भाव नजर आ रहा था। जी हाँ, ये अक्षरा है। अक्षरा ने कल रात ही घर में हर जगह कैमरा और माइक फिक्स कर दिए थे। अक्षरा अभी उसी कैमरे का लाइव फोटोज देख रही थी। उसने झटके से अपना लैपटॉप बंद कर दिया और अपनी आंखें बंद करके गाड़ी के सीट पर अपना सिर टिकाए कुछ सोचने लगी। अक्षरा जानती थी आज कॉलेज में उसे अविनाश मिलने वाला है। रूही और अविनाश एक ही क्लास में पढ़ते थे। रूही उम्र में अक्षरा से 2 साल बड़ी है, पर फिर भी वो अक्षरा को दी कहती है। उसे अक्षरा से सिंपैथी और प्रोटेक्शन चाहिए था, इसीलिए रूही अक्षरा को दी कहती थी। अक्षरा जानती थी आज अविनाश और रूही कुछ ना कुछ खेल तो जरूर करेंगे। अविनाश पहले से ही अक्षरा की खूबसूरती के पीछे पागल था। उसे अक्षरा से कुछ खास लगाव नहीं था, वो तो बस अक्षरा की प्रॉपर्टी और उसके सुंदरता के पीछे पागल था। कुछ देर बाद अक्षरा कॉलेज के गेट पर खड़ी थी। कॉलेज के गेट पर अभी बहुत सारे नए स्टूडेंट बात कर रहे थे। अक्षरा का ध्यान भी उनकी बातों पर गया। अक्षरा जानती थी यह क्या हो रहा है। पिछले जन्म में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। ये पर कुछ सीनियर स्टूडेंट न्यू फीमेल स्टूडेंट की रैगिंग कर रहे थे और कुछ स्टूडेंट उसका वीडियो बना रहे थे। वो लड़की रागिनी थी जो काफी गरीब परिवार से आती थी। पिछले जन्म में अक्षरा और रागिनी की दोस्ती हो गई थी। वो हमेशा अक्षरा को रूही से दूर रहने कहती, पर जब इस बात का पता रूही को लगा तो उसने रागिनी का ये वीडियो वायरल कर दिया था, जिसके कारण रागिनी ने अपनी जान ले ली। अक्षरा के आंखों के सामने ये मंजर एक बार फिर घूम गया। वो जल्दी से आगे गई और उसने अपने जैकेट से रागिनी को कवर कर दिया।
उसके आगे जाते देखकर भीड़ में खड़े 3 लोग भी जल्दी से आगे आ गए। उनको देखकर अक्षरा ने एक चैन की सांस ली। वो 3 लोग थे, राहुल, दीप और प्रेम थे। राहुल, दीप और प्रेम के साथ अक्षरा की दोस्ती बचपन से थी। हालांकि रूही की वजह से उनकी दोस्ती काफी खराब हो गई थी, पर वो आज अक्षरा को ऐसे मुसीबत में देखकर शांत नहीं रह सके। वो तो पहले ही आगे आना चाहते थे, पर फिर उन्हें उनके घर वालों की याद आ गई, जिन्होंने उन्हें ऐसे किसी भी मामले से दूर रहने के लिए कहा था। वो तीनों भी बड़े परिवार से बिलोंग करते थे। अक्षरा ने घूरकर आगे खड़े लड़के को देख और एक जोरदार चांटा उसके मुंह पर जड़ दिया। उस लड़के ने भी अक्षरा को मारने के लिए अपना हाथ उठा लिया। क्या वो लड़का मर पाएगा अक्षरा को? क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। अब आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए बने रहिए रीबर्थ ऑफ हार्टलेस गर्ल के साथ। और स्टोरी पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। दोस्तों, आप लोग कमेंट नहीं करते, अगर आप अपनी राय देते रहेंगे तो मुझे भी लिखने में मोटिवेशन मिलता रहेगा। तब तक के लिए राधे राधे। 23 रोते हुए चुड़ैल से कम नहीं लगती। अब तक अक्षरा ने रागिनी को बचाने के लिए आगे आ गई। अब आगे दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा स्टोरी लाइक, शेयर करें और रेटिंग भी दे। अक्षरा के सामने उसके कॉलेज के सबसे बिगड़ैल ग्रुप के बच्चे खड़े थे। उस ग्रुप का नाम डेविल टाइटन था। उस ग्रुप में 3 लड़के और 3 लड़कियां थी। ये सभी लोग काफी अमीर थे, और इस कॉलेज में वैसे भी सभी बच्चे अमीर खानदान से ही बिलोंग करते थे। पर कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो बहुत टैलेंट थे। वो स्कॉलरशिप के साथ इस कॉलेज में एडमिशन ले पाए थे, और ये लोग उन बच्चों को ही अपना शिकार बनाते हैं। डेविल ग्रुप में से एक रूही और अविनाश भी थे। रूही के साथ खड़ी उसकी चाचियां मीना और स्नेहा भी थी, और 2 लड़के विक्रम और अमर जो सगे भाई थे। अक्षरा, जो अभी गुस्से के मारे फट रही थी, उसने विक्रम को चाटा मार दिया। अविनाश, जो अक्षरा को देखकर उसकी खूबसूरती में बहुत ज्यादा पागल हो रहा था, उसकी हवस भरी नजर अक्षरा पर थी। विक्रम ने भी गुस्से में अक्षरा के ऊपर हमला कर दिया, पर वो उसे छू भी पता उससे पहले ही उसका हाथ प्रेम ने पकड़ लिया। प्रेम ने गुस्से से विक्रम का हाथ मोड़ दिया। दर्द के मारे अब विक्रम की चीख निकल गई। प्रेम ने अपनी पकड़ विक्रम के हाथ पर कसते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी परी पर हाथ उठाने की? आज के बाद अगर उसके आसपास भी दिखाना तो तू इस दुनिया से गायब हो जाएगा। और यकीन ना आए तो अपनी दोस्त से पूछ लेने, प्रेम अग्निहोत्री कौन है? क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। और वो क्या क्या कर सकता है? क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स। अक्षरा ने एक नजर सबको घूर कर देखा और रागिनी को लेकर प्रेम, दीप और राहुल के साथ कैंटीन में चली गई। वहां खड़े लोग तो बस सारा तमाशा देख रहे थे। पता नहीं कैसे, पर आज पहली बार किसी ने डेविल ग्रुप से पंगा लिया है। उन सब में अगर कोई सबसे ज्यादा परेशान थे तो वो रूही और अविनाश थे। दूसरी तरफ अक्षरा अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में बैठ गई थी। उसने रागिनी को अपने ड्राइवर के साथ घर भेज दिया था। तभी दीप ने अक्षरा का हाथ देखते हुए कहा, हो गया तेरा झांसी की महारानी बनकर। अगर हम वक्त पर नहीं आता तो वो लोग आज उस लड़की के साथ साथ तुझे भी परेशान करते। थोड़ा तो ध्यान रखा कर अपना। तभी राहुल ने मुंह बनते हुए कहा, बद्दी छोड़ भी दे। वैसे भी मिस सहगल सालों पहले हमसे दोस्ती तोड़ चुकी है। अब उन्हें हमसे कोई मतलब नहीं है। और उन्होंने हमें अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दिया है। स्मक 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 स्मक। अक्षरा, जो अपने दोस्तों की बातों से उसके दिल में दर्द उठ रहा था, उसे अपनी गलतियों पर आज गिल्ट महसूस हो रहा था। उसने अपने कान पकड़कर बहुत ही क्यूट सा मुंह बनाते हुए सॉरी कहा। अक्षरा, जो सच में गिल्टी थी, उसे अब अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं हो रहा था। उसके आंखों से आंसू की बूंद लुढ़क गई। अक्षरा के आंखों में आंसू देखकर उन तीनों का दिल भी पिघल रहा था। हालांकि वो अक्षरा से बात नहीं करते थे, पर बिना उसे पता लगे हर बार उसका ख्याल रखते हैं। इस कॉलेज में एडमिशन भी उन लोगों ने अक्षरा के लिए ही लिया था। राहुल ने अक्षरा की आंखें साफ करते हुए कहा, तू लड़ाकू विमान बनी ही अच्छी लगती है। इस तरह रोती हुई किसी चुड़ैल से कम नहीं लगती। और जोर जोर से हंसने लगा। उसकी बात सुनकर प्रेम और दीप की भी हंसी छूट गई। अब तक अक्षरा जो अपनी आंसू कंट्रोल कर रही थी, वो गुस्से से राहुल के पीछे भागने लगी। अक्षरा ने राहुल को रोकते हुए कहा, राहुल के बच्चे कितनी देर भागेगा? तू बस एक बार मेरे हाथ आ, तुझे बताती हूँ। आज सच में चुड़ैल के दर्शन ना करा दिए तो मेरा नाम अक्षरा नहीं।
रुक जा। लुक ऑफ ट्रायम्फ, 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 लुक ऑफ ट्रायम्फ। उनकी मस्ती देखकर प्रेम और दीप भी उनमें शामिल हो गए। आखिर कितने दिनों के बाद उन्हें ऐसे अपनी दोस्त के साथ टाइम बिताने का मौका मिला था। ऐसे ही भागते हुए प्रेम और दीप ने राहुल को पकड़ लिया और अक्षरा भी हफ्ते हुए उनके पास आकर खड़ी हो गई। उसने कहा, बच्चू अब कहाँ भागेगा, अब तो तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। इतना कहकर उसे मारने लगी। राहुल ने एक लाचारी भरी नजर प्रेम और दीप पर डाली, पर वो दोनों भी अक्षरा का साथ देने लगे। राहुल को थोड़ी मार पड़ी और ऐसे ही हंसते हुए उन्होंने ग्रुप हग किया और उनके आंखों में आंसू आ गए। उनकी दोस्ती सच में कुछ खास थी। दोस्तों, कहानी को रेटिंग देना बिल्कुल ना भूले और स्टोरी को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। अब आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए बने रहिए रीबर्थ ऑफ हार्टलेस गर्ल के साथ। और स्टोरी पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। दोस्तों, आप लोग कमेंट नहीं करते, अगर आप अपनी राय देते रहेंगे तो मुझे भी लिखने में मोटिवेशन मिलता रहेगा। तब तक के लिए राधे राधे। 24 दोस्तों के साथ मस्ती। दोस्तों, पता नहीं मेरी नोवेल के साथ क्या हो रहा है। मैंने नया चैप्टर लिखा था पर वो डिलीट हो गया और आप सबसे माफी चाहती हूँ। जल्दी ही मैं सॉल्यूशन निकल लूंगी, सॉरी। अब तक। सक्रेटिक स्माइल करते हुए अक्षरा ने कहा, आंटी क्या आप बता सकती हैं आप किस बच्ची की बात कर रही हैं? अक्षरा ने एक नजर रूही को देखा और कहा, अगर आपको बताने में प्रॉब्लम हो रही तो मैं बता दूं। अब आगे। अक्षरा के एक एक शब्द के साथ रूही को पसीने छूटने लगे थे। अब अक्षरा के साथ साथ अगस्त्य भी रूही को घूर रहा था। अब रूही की हालत बहुत खराब होने लगी थी। तभी अगस्त्य ने अपनी जेब से फोन निकलते हुए एक वीडियो राघव जी के आगे कर दिया। फोन देखते हुए राघव जी के चेहरे के भाव बदलने लगे। उन्होंने वो फोन रूही की ओर करते हुए कहा, ये सब क्या है? उस फोन में रूही का कल का वीडियो चल रहा था। उसमें रूही की शक्ल साफ दिखाई दे रही थी। रूही घुटने के बल बैठते हुए बोली, सॉरी पापा, मुझे डर लग रहा था इसलिए कुछ नहीं कहा। प्लीज पापा गुस्सा मत करो। अब अक्षरा और अगस्त्य चुपचाप सब देख रहे थे। माया जी ने भी राघव जी से कहा, माफ कर दो, बच्ची को नादानी में गलती हो गई। राघव जी ने एक बार रूही को देखा और एक जोरदार चांटा माया के गाल पर दे मारा। माया का चेहरा एक तरफ झुक गया था। राघव जी ने दांत पिसते हुए कहा, तुम बदतमीज औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सच्चाई छुपाने के? जब तुम्हें सब सच पता था तब तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अब रूही को भी वही सजा मिलेगी जो अक्षरा को मिलने वाली थी। अब रूही भी एक हफ्ते तक अपने कमरे में बंद रहेगी और मैं तुम्हारे सारे क्रेडिट कार्ड वापस ले रहा हूँ। आज से तुम्हें महीने के आखिर में सिर्फ कुछ जरूरत के पैसे मिलेंगे। राघव जी की बात सुनकर रूही की पैरों तले जैसे किसी ने ब्लास्ट कर दिया हो, उसे ऐसा झटका लगा। वो कुछ कहना चाहती थी पर राघव जी की आंखों में दिख रहे गुस्से से वो डर गई। राघव जी ने भी अक्षरा से माफी मांगते हुए कहा, माफ कर देना बेटा, मैं नहीं जानता था। इस सब में आपकी कोई गलती नहीं है। वो अक्षरा के सिर को छूने वाले थे पर तभी अक्षरा 2 कदम पीछे हट गई। राघव जी ने एक गुस्से सी भरी नजर माया जी पर डाली जो सिर झुकाए खड़ी थी और अपने कमरे में चले गए। मिसेज सहगल, लगता है अपने मेरी कल के वार्निंग को मजाक में ले लिया है। ये आखिरी बार है जब मैं आपको समझा रहा हूँ, मेरी बहन से दूर रहिएगा वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और मिस्टर सहगल भी आपको नहीं बचा पाएंगे, याद रहिएगा। इतना कहकर अगस्त्य ने अक्षरा का एक हाथ पकड़कर अपने कमरे में चला गया। मिमी भी उसके पीछे पीछे आइस पैक लेकर गई। कुछ देर में अगस्त्य अक्षरा के फेस पर आइस पैक लगा रहा था। अक्षरा को हल्का सा दर्द हुआ। तभी अगस्त्य ने अक्षरा को सराहते हुए कहा, अक्षु आप तो ब्रेव बन गई हो। मुझे लगा नहीं था आप कभी अपने हक के लिए आवाज भी उठाओगी, पर आज मुझे सच में कुछ राहत मिली है। अक्षरा ने भी अगस्त्य के आंखों में उठे भावनाओं को समझकर अगस्त्य को गले लगते हुए कहा, भैया आप तो सेठी हो गए, आपको तो हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करना होगा। आप करोगे ना? अक्षरा ने भोला सा मुंह बनते हुए कहा। अगस्त्य को हंसी आ गई। वो अपनी बहन को पल में शेरनी जो अपने दुश्मनों का शिकार करने को तैयार है तो पल में एक छोटी बच्ची की तरह हरकतें करते देख रहा था। राघव जी के कमरे में राघव जी माया जी पर चिल्ला रहे थे। राघव जी ने कहा, माया तुम इतनी बेपरवाह कैसे हो सकती हो? तुमने तो कहा था कि वो लड़की तुम्हारे इशारों पर नाचती है, तो आज ऐसा क्या हो गया कि आज उसने अपनी जबान खोली और वो भी उस अगस्त्य के सामने? तुम जानती भी हो अगर उन दोनों में से किसी ने भी चाहा तो तुम दोनों को चुटकी यूं उठाकर बाहर फेंक सकते हैं। अपनी बेटी को समझा दो, उसकी एक गलती सारा बना बनाया खेल खराब कर देगी।
एक तो इतने साल मैंने बहुत कुछ किया है इस प्रॉपर्टी को पाने के लिए, अब तुम दोनों की वजह से अगर मेरा प्लान जरा सा भी खराब हुआ तो याद रखना। माया जी ने भी अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ मैं उस रूही को समझा दूंगी। और रहा सवाल अक्षरा का, तो उसे मैं फिर से अपनी ममता के झूठे नाटक में फंसा लूंगी। आप चिंता मत करो। राघव जी ने भी माया के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे माफ कर देना, मुझे तुम पर हाथ उठाना पड़ा, पर तुम तो जानती हो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। दूसरी तरफ रूही का कमरा। रूही ने अपने कमरे के सामान को तहस नहस कर दिया था। वो अपना गुस्सा रूम में रखे सामान पर उतार रही थी। उसने अक्षरा और उसकी फोटा को गुस्से से देखते हुए कहा, तुम तो आज तक मेरी हर बात मानती थी, तो अब क्या हो गया जो तुम मुझसे ऐसे बर्ताव कर रही हो? पर इसकी सजा तो मैं तुम्हें देकर रहूंगी। क्या होगा अब कहानी में जानने के लिए बने रहे मेरी स्टोरी रीबर्थ ऑफ हार्टलेस गर्ल के साथ। स्टोरी अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। दोस्तों कहानी को रेटिंग देना बिल्कुल ना भूले और स्टोरी को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। अब आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए बने रहिए रीबर्थ ऑफ हार्टलेस गर्ल के साथ। और स्टोरी पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। दोस्तों आप लोग कमेंट नहीं करते, अगर आप अपनी राय देते रहेंगे तो मुझे भी लिखने में मोटिवेशन मिलता रहेगा। तब तक के लिए राधे राधे। 25 अक्षरा पर हुआ एसिड अटैक। दोस्तों पता नहीं मेरे नोबेल के साथ क्या हो रहा है, अचानक से सब मेरे कंट्रोल से बाहर हो गया है। मैं ये एपिसोड अभी दे रही हूँ और दूसरा आज शाम तक दे दूंगी। धन्यवाद। अब तक अक्षरा जो अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रही थी। अब आगे अक्षरा अपने दोस्तों के साथ बहुत खुश थी, पर अक्षरा को ऐसे हंसते मुस्काते देखकर कोई खुश नहीं था। वो रूही थी जो अक्षरा को अपने आंखों में नफरत लिए घूर रही थी। अक्षरा जितना खुश होना है हो लो, बहुत जल्द तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीनने वाला है। तब देखती हूँ तुम कैसे खुशी मानती हो। तुम्हारी जिंदगी की हर चीज पर अब सिर्फ मेरे ही हक होगा, फिर चाहे वो तुम्हारी प्रॉपर्टी हो या तुम्हारी खुशी, सब कुछ मेरे इशारे से होगा। और पागलों की तरह हंसने लगी। आहा, उसकी हंसी में खतरा साफ समझ आ रहा था। अक्षरा जो अभी इस बात से अनजान थी कि कोई उसके खिलाफ बहुत ही गंदी प्लानिंग कर रहा है। अक्षरा अपने दोस्तों के साथ कॉलेज में एंजॉय कर रही थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। अक्षरा रोज अपने दोस्तों के साथ कॉलेज जाती थी। अब रागिनी भी उनके ग्रुप का एक हिस्सा बन गई थी। ऐसे ही एक दिन अक्षरा कॉलेज के गेट पर रागिनी का इंतजार कर रही थी कि उसके पास एक लड़का आया। उसके हाथ में एक बोतल थी। अक्षरा का ध्यान उस लड़के पर नहीं था। उस लड़के ने वो बोतल में पड़ा लिक्विड अक्षरा की ओर फेंक दिया। अक्षरा जो अभी इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उसके साथ होने क्या वाला है, उससे पहले ही किसी ने अक्षरा को खींच कर सीड कर दिया था। अक्षरा जो अभी अपने साथ क्या हुआ वो सोच रही थी, तभी उसका ध्यान अपनी सीड में पड़ी लड़की पर गया। वो रागिनी थी। अक्षरा पर किसी ने एसिड अटैक किया था। हालांकि रागिनी के वजह से अक्षरा को कुछ भी नहीं हुआ था, पर अक्षरा के पीठ और रागिनी की हाथ पर एसिड गिर गया था। प्रेम और दीप ने जल्दी से अक्षरा और रागिनी को हॉस्पिटल लेकर चले गए और राहुल उस लड़के के पीछे चला गया। कुछ समय बाद अगस्त्य भागते हुए हॉस्पिटल आया। उसे भी पता लग गया था अक्षरा पर किसी ने एसिड अटैक किया था। वो तो एक पल के लिए डर गया था, अगर आज उसकी बहन को कुछ हो जाता तो वो क्या करता। इस बात से उसका दिल मानो मुंह में आ गया था। उसने भागते हुए अक्षरा को गले लगा लिया। अक्षरा जो अपने इमोशंस कंट्रोल करके बैठी थी, वो अब अपने भाई के गले लग के रोने लगी। उसने कहा, भाई रागिनी, और फूट फूट कर रोने लगी। रागिनी शोक के कारण बेहोश हो गई थी। ऐसे ही रोते रोते अब अक्षरा भी बेहोश हो गई। कुछ समय बाद अक्षरा ने अपनी पलकें धीरे धीरे से खोली। अक्षरा ने अपने आसपास देखा और उठकर बैठ गई। अगस्त्य जो कब से अक्षरा के होश में आने का इंतजार कर रहा था, वो अक्षरा को देखकर एक चैन की सांस लेता है। उसने प्यार से अक्षरा को हग करते हुए कहा, बच्चा आप ठीक हो ना? क्या आपको कुछ चाहिए? क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। अक्षरा ने अपना सिर हाँ में हिलते हुए कहा, भाई क्या आप ये बात फैला सकते हैं कि उस अटैक से मेरा चेहरा खराब हो गया है और मैं अपना इलाज कराने अमेरिका जा रही हूँ। मेरे साथ रागिनी भी जा रही है। भाई मुझे नहीं पता मेरे साथ ये सब किसने किया, पर अब मैं कुछ वक्त के लिए ये से दूर रहना चाहती हूँ और आप भी अब से सहगल मेंशन में नहीं रहेंगे। अगस्त्य को भी अक्षरा की सेफ्टी की चिंता हो रही थी। उसने अक्षरा की बात मान ली और अक्षरा से कहा, मैं तुम्हारे जाने का इंतजाम कर देता हूँ। अक्षरा ने हमें अपना सिर हिलाया और रागिनी की हालत देखने जाने लगी। तभी रागिनी प्रेम और दीप के साथ अक्षरा के वार्ड में दाखिल हो गई। अगस्त्य ने अक्षरा के जाने के बारे में उन्हें भी बता दिया। प्रेम ने कहा, भाई मैं दीप और राहुल भी अक्षरा के साथ जाएंगे, ऐसी हालत में इन दोनों को अकेला भी नहीं छोड़ सकते।
इतना कहकर वो अगस्त्य के साथ बाहर आ गया। बाहर आते ही अगस्त्य ने उस लड़के के बारे में पूछा। तब प्रेम ने बताया जब राहुल उस लड़के के पीछे भाग रहा था तब वो भागते भागते किसी ट्रक से टकरा गया। अभी वो कोमा में है, पर मैं उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। अगर मुझे कोई भी सबूत मिलता है तो आपको जरूर बता दूंगा। अक्षरा के वार्ड में रागिनी को सही सलामत देखकर अक्षरा को अब जाकर कुछ अच्छा महसूस हो रहा था। अक्षरा ने रागिनी को गले लगा लिया और चिढ़ते हुए बोली, आज के बाद अगर कभी ऐसे अपनी जान पर कोई रिस्क लिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आई बात समझ। लुक ऑफ ट्रायम्फ, लुक ऑफ ट्रायम्फ, लुक ऑफ ट्रायम्फ, लुक ऑफ ट्रायम्फ, लुक ऑफ ट्रायम्फ। अक्षरा ने चिढ़ते हुए कहा। आखिर किसने किया अक्षरा पर हमला? क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। क्या अगस्त्य पता लगा पाएगा इसके बारे में? क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। दोस्तों, कहानी को रेटिंग देना बिल्कुल ना भूले और स्टोरी को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। अब आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए बने रहिए रीबर्थ ऑफ हार्टलेस गर्ल के साथ। और स्टोरी पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। दोस्तों, आप लोग कमेंट नहीं करते, अगर आप अपनी राय देते रहेंगे तो मुझे भी लिखने में मोटिवेशन मिलता रहेगा। तब तक के लिए राधे राधे। 26 जब भी लौटूंगी तुम्हारी बर्बादी बनकर लौटूंगी। अब तक अक्षरा पर हुआ एसिड अटैक। अब आगे अक्षरा ने अपने और रागिनी के लिए इंडिया से बाहर जाने की तैयारी करने को कहा। अगस्त्य को भी अक्षरा की सेफ्टी की चिंता हो रही थी। उसने अक्षरा की बात मान ली और अक्षरा से कहा, मैं तुम्हारे जाने का इंतजाम कर देता हूँ। अक्षरा ने हमें अपना सिर हिलाया और रागिनी की हालत देखने जाने लगी। तभी रागिनी प्रेम और दीप के साथ अक्षरा के वार्ड में दाखिल हो गई। अगस्त्य ने अक्षरा के जाने के बारे में उन्हें भी बता दिया। प्रेम ने कहा, भाई, मैं, दीप और राहुल भी अक्षरा के साथ जाएंगे, ऐसी हालत में इन दोनों को अकेला भी नहीं छोड़ सकते। इतना कहकर वो अगस्त्य के साथ बाहर आ गया। बाहर आते ही अगस्त्य ने उस लड़के के बारे में पूछा। तब प्रेम ने बताया जब राहुल उस लड़के के पीछे भाग रहा था तब वो भागते भागते किसी ट्रक से टकरा गया। अभी वो कोमा में है, पर मैं उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। अगर मुझे कोई भी सबूत मिलता है तो आपको जरूर बता दूंगा। अक्षरा के वार्ड में रागिनी को सही सलामत देखकर अक्षरा को अब जाकर कुछ अच्छा महसूस हो रहा था। अक्षरा ने रागिनी को गले लगा लिया और चिढ़ते हुए बोली, आज के बाद अगर कभी ऐसे अपनी जान पर कोई रिस्क लिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आई बात समझ। लुक ऑफ ट्रायम्फ, लुक ऑफ ट्रायम्फ, लुक ऑफ ट्रायम्फ, लुक ऑफ ट्रायम्फ, लुक ऑफ ट्रायम्फ। अक्षरा ने चिढ़ते हुए कहा। ऐसी ही कुछ वक्त दोस्तों ने साथ बीता दिया। रात का वक्त अक्षरा अभी अपने वार्ड में बेड से टेक लगाए अपनी किताब पढ़ रही थी। पढ़ते पढ़ते ही उसकी आंख लग गई। अक्षरा अभी गहरी नींद में थी। तभी अक्षरा के कमरे में कोई खिड़की के रास्ते दाखिल हुआ। अक्षरा को सही सलामत देखकर उस शख्स ने एक चैन की सांस ली। उसकी गहरी नीली आंखों अक्षरा के चेहरे पर ठहर गई थी। उसकी आंखों में प्यार, दर्द और अपनेपन के कुछ मिक्सड इमोशंस थे। वो शख्स धीरे से अक्षरा के पास गया। उसने अक्षरा के गाल पर प्यार से हाथ फिरता हुए कहा, तुम सुकून हो मेरा। अगर आज तुम्हें जरा सा भी कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। बटरफ्लाई, आज तक तुमसे दूर था क्योंकि तुमसे प्यार करता हूँ और अभी तुम पर कोई खतरा नहीं चाहता। पर यकीन मानो, जिसने भी तुम्हारे साथ ये घटिया हरकत करने की कोशिश करी है उसे तो मैं मौत से भी बदतर सजा दूंगा। उसने मेरी जान आदित्य सिंह राजपूत की जान को चोट पहुंचाने की कोशिश की है। उसे तो सुकून की मौत तक नसीब नहीं होगी। आदित्य के चेहरे पर इस वक्त एक टेढ़ी मुस्कान थी। जी हाँ, वो वही शख्स और कोई नहीं बल्कि आदित्य था। आदित्य कुछ समय ऐसे ही अक्षरा के कमरे में बैठा रहा और थोड़ी देर बाद वह से चल गया। आदित्य के जाते ही अक्षरा ने अपनी आंखें खोल दी। आदित्य, मैं जानती हूँ तुम मुझसे बेपनाह प्यार करते हो, पर अभी मुझे मेरे दुश्मनों से खुद निपटना है। तब तक तुमसे दूरी तो मुझे बर्दाश्त करनी ही होगी। 2 दिन बाद दिल्ली एयरपोर्ट। अक्षरा अभी अपने फ्लाइट में बैठी थी। अक्षरा के आंखों में एक खालीपन था। वो छह कर भी अपनी रक्षा यह नहीं कर सकती थी। अक्षरा अभी इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि वो अपने दुश्मनों से बदला ले सके। अक्षरा ने मन में कहा, रूही, अभी के लिए कर लो जो करना है। तुम्हारा बुरा वक्त बहुत जल्द आएगा। तुम अपना सब खो दोगे और वो भी मेरे हाथों। मैं जल्द ही लुंटूंगी, पर यकीन मानो जब भी लौटूंगी तुम्हारी बर्बादी बनकर लौटूंगी। अक्षरा के बारे में अब तक रूही को कोई खबर नहीं मिलती। वो बस इतना जानती थी कि किसी ने अक्षरा पर एसिड अटैक किया है। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं जानती थी। तभी उसका ध्यान बाहर से आते हुए अगस्त्य पर गया। उसने झूठी चिंता जताते हुए कहा, भाई, अक्षरा ठीक तो है ना? क्वेश्चन मार्क, पता नहीं वो किस हॉस्पिटल में है। क्या आप मुझे वह ले जा सकते हो? मुझे अक्षरा को देखना है। इतना कहकर अपने मगरमच्छ के आंसू बहने लगी, पर मन में सोच रही थी, काश अक्षरा का चेहरा खराब हो जाए।
वो किसी को अपनी शक्ल दिखाने के काबिल ना रहे। तभी अगस्त्य ने कहा, अक्षरा इंडिया में नहीं है, मैंने उसे इलाज के लिए इंडिया से बाहर भेज दिया है। अगस्त्य की बात सुनकर रूही कुछ देर तक शॉक रह गई। अगस्त्य रूही को वही हॉल में छोड़कर अपने कमरे से चला गया। उसने अपना सामान पैक किया और वहां से जाने के लिए रेडी हो गया। अगस्त्य पहले ही इस घर में रहना नहीं चाहता था, पर उसकी बहन यहाँ थी इसीलिए वो इस घर से रहता था। पर अब वो भी यहाँ नहीं थी, तो अगस्त्य का ये रहने का कोई मतलब नहीं था। अगस्त्य ने अक्षरा के एक तस्वीर को गले से लगाते हुए कहा, बच्चा आप बस अभी के लिए अपना ध्यान रखना और हो सके तो अपने भाई को माफ कर देना। आखिर अगस्त्य किस चीज के लिए अक्षरा से माफी मांग रहा था? क्वेश्चन मार्क। दोस्तों, कहानी को रेटिंग देना बिल्कुल ना भूले और स्टोरी को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। अब आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए बने रहिए रीबर्थ ऑफ हार्टलेस गर्ल के साथ। और स्टोरी पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। दोस्तों, आप लोग कमेंट नहीं करते, अगर आप अपनी राय देते रहेंगे तो मुझे भी लिखने में मोटिवेशन मिलता रहेगा। तब तक के लिए राधे राधे। 27 उन्हें और ऊंचा उड़ने दो। दोस्तों माफ करना, कुछ प्रॉब्लम के चलते स्टोरी नहीं डाल पा रही थी, माफ करना। और मेरे स्टोरी की एंगेजमेंट भी बहुत ज्यादा गिर गई थी, तो मुझे लिखने का मन ही नहीं हो रहा था। अब तक 2 दिन बाद दिल्ली एयरपोर्ट। अक्षरा अभी अपने फ्लाइट में बैठी थी। अक्षरा के आंखों में एक खालीपन था। वो छह कर भी अपनी रक्षा यह नहीं कर सकती थी। अक्षरा अभी इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि वो अपने दुश्मनों से बदला ले सके। अक्षरा ने मन में कहा, रूही अभी के लिए कर लो जो करना है, तुम्हारा बुरा वक्त बहुत जल्द आएगा। तुम अपना सब खो दोगे और वो भी मेरे हाथों। मैं जल्द ही लुटूंगी, पर यकीन मानो जब भी लौटूंगी तुम्हारी बर्बादी बनकर लौटूंगी। अक्षरा के बारे में अब तक रूही को कोई खबर नहीं मिलती। वो बस इतना जानती थी कि किसी ने अक्षरा पर एसिड अटैक किया है। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं जानती थी। तभी उसका ध्यान बाहर से आते हुए अगस्त्य पर गया। उसने झूठी चिंता जताते हुए कहा, भाई अक्षरा ठीक तो है ना? क्वेश्चन मार्क। पता नहीं वो किस हॉस्पिटल में है, क्या आप मुझे वह ले जा सकते हो? मुझे अक्षरा को देखना है। इतना कहकर अपने मगरमच्छ के आंसू बहने लगी, पर मन में सोच रही थी, काश अक्षरा का चेहरा खराब हो जाए, वो किसी को अपनी शक्ल दिखाने के काबिल ना रहे। तभी अगस्त्य ने कहा, अक्षरा इंडिया में नहीं है, मैंने उसे इलाज के लिए इंडिया से बाहर भेज दिया है। अगस्त्य की बात सुनकर रूही कुछ देर तक शॉक रह गई। अगस्त्य रूही को वही हॉल में छोड़कर अपने कमरे से चला गया। उसने अपना सामान पैक किया और वहां से जाने के लिए रेडी हो गया। अगस्त्य पहले ही इस घर में रहना नहीं चाहता था, पर उसकी बहन यहाँ थी इसीलिए वो इस घर से रहता था। पर अब वो भी यहाँ नहीं थी, तो अगस्त्य का ये रहने का कोई मतलब नहीं था। अगस्त्य ने अक्षरा के एक तस्वीर को गले से लगाते हुए कहा, बच्चा आप बस अभी के लिए अपना ध्यान रखना और हो सके तो अपने भाई को माफ कर देना। अब आगे 5 साल बाद एएस एंटरप्राइज के विंडो पर एक लड़की हाथ में कॉफी लेकर खड़ी होकर सामने का नजारा देख रही थी। उस विंडो से पूरे शहर का नजारा देखा जा सकता था। आखिर ये बिल्डिंग सिटी के टॉप में जो खड़ी थी। तभी उस लड़की के पीछे से किसी लड़की की प्यारी सी आवाज सुनाई दी, अनु, और कितने दिन अपने दुश्मनों को चैन से रहने दोगी? जी हाँ, आप लोग सही समझे हैं, वो लड़की अनु है, जो अपने ऑफिस के विंडो से बाहर देख रही थी। और उसके पीछे खड़ी लड़की रागिनी थी। तभी दीप, जो अपने काम में बिजी था, उसने भी हामी भरते हुए कहा, अनु, हम तो 5 साल पहले ही सब जान गए थे कि इस सब के पीछे तुम्हारी बहन है, और आज तक तुमने उन्हें बिना कोई सजा भी नहीं दी और ना ही हमें कुछ करने दिया। आज तक उस बात से खून खोलता है हमारा, पर तू है कि हमें रोक कर रखी है। तभी अनु ने हंसते हुए कहा, वो क्या है ना, मैं अपना शिखर इतना आसान करना पसंद नहीं करती। मजा तो तब आएगा जब वो लोग ऊंचाई की उस शिखर पर हो जिस पर से वो गिरे तो उनकी हिम्मत इज्जत सब कुछ मिट्टी में मिल जाए। अभी तो उन्हें और ऊंचा उड़ना है। और डेविल हंसी हंसने लगी। स्माइल विद हॉर्न्स, 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 स्माइल विद हॉर्न्स। अक्षरा की बातें सुनकर एक पल के लिए रागिनी की दिल भी कांपने लगा, पर वो जानती थी, उसकी अनु जितना दुश्मनों के लिए खतरनाक है, उतना ही अपने लोगों के लिए अपना प्यार लुटाती है। आज तक अनु ने किसी को भी किसी तरह की कमी महसूस नहीं होने दी। दोस्तों, कहानी को रेटिंग देना बिल्कुल ना भूले और स्टोरी को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। अब आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए बने रहिए रीबर्थ ऑफ हार्टलेस गर्ल के साथ।
और स्टोरी पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। दोस्तों, आप लोग कमेंट नहीं करते, अगर आप अपनी राय देते रहेंगे तो मुझे भी लिखने में मोटिवेशन मिलता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए राधे राधे। 28 रूही की नई उड़ान या नया जाल। दोस्तों, मुझे बस आप लोग सपोर्ट करे और लाइक भी करे, बस स्टोरी की रेटिंग मत गिराए। कुछ लोग 2-3 स्टार दे रहे हैं, ऐसा मत करे प्लीज। दोस्तों, आगे की चैप्टर के लिए अच्छे अच्छे कमेंट करे। अब तक आज तक उस बात से खून खोलता है हमारा, पर तू है कि हमें रोक कर रखी है। तभी अनु ने हंसते हुए कहा, वो क्या है ना, मैं अपना शिखर इतना आसान करना पसंद नहीं करती। मजा तो तब आएगा जब वो लोग ऊंचाई की उस शिखर पर हो जिस पर से वो गिरे तो उनकी हिम्मत इज्जत सब कुछ मिट्टी में मिल जाए। अभी तो उन्हें और ऊंचा उड़ना है। और डेविल हंसी हंसने लगी। स्माइल विद हॉर्न, 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 स्माइल विद हॉर्न्स। अक्षरा की बातें सुनकर एक पल के लिए रागिनी की दिल भी कांपने लगा, पर वो जानती थी उसकी अनु जितना दुश्मनों के लिए खतरनाक है, उतना ही अपने लोगों के लिए अपना प्यार लुटाती है। आज तक अनु ने किसी को भी किसी तरह की कमी महसूस नहीं होने दी। अब आगे रूही की नई उड़ान या नया जाल। अनु ने एक हल्की सी मुस्कान दी जिसमें गहराई थी, ठहराव था और एक खतरनाक इरादा भी। उसने धीरे से कहा, अभी नहीं रागिनी, मजा तो तब आएगा जब वो लोग इतनी ऊंचाई तक पहुंचेंगे कि गिरने के बाद उठने की हिम्मत तक नहीं बचेगी। दीप, जो पास में बैठा था, गुस्से से बोला, हम सब जानते हैं कि इस सब के पीछे तुम्हारी बहन रूही का हाथ था, फिर भी तुमने हमें कुछ करने नहीं दिया। अनु, अब और इंतजार नहीं होता। अनु ने अपने लंबे बालों को एक तरफ सरकाया और कहा, बदले का खेल तभी मजेदार होता है जब सामने वाला सोच भी ना पाए कि उसके साथ क्या होने वाला है। इंतजार करो दीप, वक्त हमारा भी आएगा और जब आएगा तो सब कुछ तबाह कर देगा। रागिनी ने एक गहरी सांस ली और अनु की आंखों में झांकते हुए कहा, कभी कभी मुझे डर लगता है अनु, कहीं तुम्हारी नफरत तुम्हें ही ना जला दे। अनु ने कॉफी का आखिरी घूंट लिया और हंसते हुए कहा, जो आग मैं अपने अंदर जला रही हूँ वो मुझे मजबूत बना रही है रागिनी। और अब खेल शुरू होने वाला है। इंडिया में सहगल विला। रूही की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आ चुका था। उसकी मेहनत और महत्वाकांक्षाओं ने उसे बॉलीवुड में एक सुनहरा मौका दिला दिया था। देश की सबसे प्रतिष्ठित टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी एएस टैलेंट हब ने उसे अपनी नई फिल्म के लिए साइन किया था। रूही बेहद खुश थी, उसे लगा कि अब वो अपनी पहचान एक बड़ी एक्ट्रेस के रूप में बना सकती है। अब मेरा सपना सच होने वाला है, रूही ने अपने दोस्तों से कहा। लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस कंपनी ने उसे मौका दिया है, उसकी मालकिन कोई और नहीं बल्कि अनु है। वही अनु जिसे उसने सालों पहले अपनी लालच और नफरत के चलते बर्बाद करने की कोशिश की थी। योजक चिन्ह। एएस टैलेंट हब। अनु का प्लान शुरू। ऑफिस में अनु अपनी कुर्सी पर बैठी रूही के कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स को ध्यान से देख रही थी। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। दीप और रागिनी उसके सामने खड़े थे। आखिरकार वो हमारी मुट्ठी में आ ही गई, दीप ने कहा। अनु ने फाइल बंद करते हुए कहा, बस अब इसे ऐसा लगना चाहिए कि वो अपने सपनों की दुनिया में उड़ रही है, लेकिन असल में उसकी उड़ान पर लगाम मेरे हाथ में होगी। रागिनी ने चिंतित होकर कहा, अनु, ये सब करने की क्या जरूरत है? वो अपने ही जाल में फंसेगी। अनु ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, रागिनी, उसके साथ वही करना है जो उसने मेरे साथ किया था। उसे दुनिया के सामने गिरते हुए देखना है। उसकी हर उम्मीद, हर सपना मैं धीरे धीरे तोड़ूंगी। दीप ने उत्साहित होकर कहा, तो अब पहला कदम क्या है? अनु ने मुस्कुराते हुए कहा, पहला कदम, उसे स्टार बना दो, उसे इतना मशहूर कर दो कि वो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी एक्ट्रेस समझने लगे। और जब वो शिखर पर होगी, तब मैं उसे वहां से गिराऊंगी, इतनी बुरी तरह कि वह कभी दोबारा उठ न सके। क्या होगा अनु का अगला कदम? दोस्तों, कहानी को रेटिंग देना बिल्कुल ना भूले और स्टोरी को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। अब आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए बने रहिए रीबर्थ ऑफ हार्टलेस गर्ल के साथ। और स्टोरी पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। दोस्तों, आप लोग कमेंट नहीं करते, अगर आप अपनी राय देते रहेंगे तो मुझे भी लिखने में मोटिवेशन मिलता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए राधे राधे। 29 अब तो वापस लौट आओ। अब तक अनु ने रूही के लिए एक जाल बिछा दिया था। अब आगे रूही खुशी से पागल हो रही थी। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, मानो आज उसकी मेहनत और सपने को पंख लग गए हों।
उसने अपनी माँ माया को जोर से गले लगाते हुए चहक कर कहा, माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा सपना पूरा होने जा रहा है। उद्धरण चिन्ह। माया ने अपनी बेटी के चेहरे पर फैली खुशी को देखा और उसके सिर पर प्यार भरा हाथ फेरते हुए बोली, बहुत अच्छा काम कर रही हो बेटा, बस ऐसे ही मेहनत करती रहो। कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। उद्धरण चिन्ह। रूही की आंखों में सपनों की एक नई दुनिया बस चुकी थी। एएस टैलेंट हब, जो इंडिया की नंबर 1 टैलेंट कंपनी मानी जाती थी, उस कंपनी ने खुद उसे साइन करने का फैसला किया था। ये वही कंपनी थी जिसने अब तक जिसे भी मौका दिया उसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। रूही खुद को इन सफल नामों की कतार में खड़ा देख रही थी। वो पूरे जोश में अपनी इस सफलता का जश्न मना ही रही थी कि अचानक उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आई। स्क्रीन पर चमकते नाम ने उसकी खुशी को दोगुना कर दिया। अविनाश। उसकी मुस्कान और भी गहरी हो गई। दिल की धड़कनें थोड़ी तेज हो गईं। उसने तेजी से फोन उठाया और मैसेज खोला। जैसे ही उसने पढ़ा, उसकी आंखों की चमक और भी बढ़ गई। अविनाश ने लिखा था, तुम्हारी मेहनत और जुनून ने ये मुकाम दिलाया है। मुझे तुम पर गर्व है, रूही। ये तो बस शुरुआत है। दूसरी तरफ सहगल इंटरप्राइजेज में टिप सहगल इंटरप्राइजेज यानी अगस्त्य की कंपनी जो उसके दादाजी ने खड़ी की थी। कोष्टक। सीईओ की केबिन में एक लड़का अपने सामने रखी फाइल में कुछ नोटिस कर रहा था। उसके चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी। टेबल पर रखी फाइल के पन्ने धीरे धीरे पलटते जा रहे थे, लेकिन लड़के की निगाहें किसी एक बिंदु पर जाकर टिक गई थीं। उसके माथे की लकीरें इस बात की गवाही दे रही थीं कि जो कुछ भी उसने देखा, वो उसके लिए स्वीकार करना आसान नहीं था। उसकी आंखों में चिंता और नाराजगी साफ झलक रही थी। उसने धीरे से फाइल बंद की और सामने खड़े लड़के की ओर घूरते हुए कहा, ये फाइल तुम्हें किसने दी? सामने खड़ा लड़का हिचकिचाया, लेकिन फिर संयमित आवाज में बोला, सर, ये कंपनी के पुराने फाइल्स के साथ आई थी। लड़के ने ठंडी सांस ली और धीरे से कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसकी आवाज अब पहले से ज्यादा ठोस और कड़क हो चुकी थी। तुम्हें कितनी बार समझाना होगा कि उन लोगों का मुझसे या इस कंपनी से कोई रिश्ता नहीं है। वो सिर्फ नाम के लिए मेरे पापा हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उसके शब्दों में घुली कड़वाहट से साफ जाहिर था कि पुरानी यादें उसे किस कदर तकलीफ देती हैं। कमरे का माहौल भारी हो गया था। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने फिर से कहा, और हाँ, उन्हें जाकर साफ साफ बता दो, आज के बाद अगर उन्होंने मेरी बहन के हक की किसी भी छोटी से छोटी चीज को किसी और को देने के बारे में सोचा भी या देखा भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसके चेहरे पर एक कठोर संकल्प था, जिसे देखकर सामने खड़ा लड़का समझ गया कि अब कोई गलती की गुंजाइश नहीं बची है। कमरे में अब केवल घड़ी की टिक टिक बची थी, जो ये याद दिला रही थी कि समय तेजी से आगे बढ़ रहा है और कुछ फैसले अब टाले नहीं जा सकते। अनु बच्चा, कहाँ हो, कैसे हो? मुझे खुद से इतना दूर क्यों कर दिया कि आज तुम्हारा भाई तुम्हें देखने के लिए भी तरस रहा है। जी हाँ, आपने सही समझा, ये लड़का और कोई नहीं, अनु का भाई अगस्त्य है। अनु, कहाँ हो तुम? उसकी आंखों में हल्की नमी थी। खुद से ही बुदबुदाते हुए बोला, अनु, प्लीज वापस लौट आओ। अब और इंतजार मत करवाओ। 5 साल हो गए हैं तुम्हें गए हुए। उसकी आंखों में उदासी उतर आई। उसकी बहन अनु, जो पिछले 5 सालों से उसकी जिंदगी में एक खालीपन छोड़कर गई थी। उसने खुद से कहा, तुम्हारे के जाने के बाद सब कुछ बिखर गया है अनु। अब तो लौट आओ, मैं अकेला नहीं लड़ सकत। वो कुर्सी पर बैठ गया और अपने फोन की स्क्रीन को टकटकी लगाए देखता रहा। अनु का नाम स्क्रीन पर चमक रहा था, लेकिन स्टेटस अभी भी वही, 5 years ago। कहाँ हो अनु? क्या कभी लौटोगी? उसने एक लंबी सांस ली और फोन वापस टेबल पर रख दिया। कमरे में घड़ी की टिक टिक गूंज रही थी, जैसे वक्त भी उसका इंतजार कर रहा हो। दोस्तों, कहानी को रेटिंग देना बिल्कुल ना भूले और स्टोरी को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। अब आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए बने रहिए रीबर्थ ऑफ हार्टलेस गर्ल के साथ। और स्टोरी पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। दोस्तों, आप लोग कमेंट नहीं करते, अगर आप अपनी राय देते रहेंगे तो मुझे भी लिखने में मोटिवेशन मिलता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए राधे राधे। 30 अक्षरा की वापसी। दोस्तों, माफ करना, गलती से अक्षरा की जगह कल अनु हो गया। माफ करना। अब तक अक्षरा ने रूही के खिलाफ अपना पहला कदम रख दिया था। अब आगे। मुंबई, रात का वक्त। रात के अंधेरे में एक लग्जरी प्राइवेट जेट मुंबई के रनवे पर धीरे धीरे लैंड कर रहा था। अंदर खिड़की के पास बैठी एक लड़की बाहर टिमटिमाती रोशनी को देख रही थी। उसकी आंखों में अजीब सा सुकून था, लेकिन दिल में हलचल। मैम, हम कुछ ही मिनटों में लैंड करेंगे, पायलट की आवाज ने उसकी सोच तोड़ी। अक्षरा ने हल्के से सिर हिलाया और अपनी घड़ी देखी।
आखिरकार मैं वापस आ गई, उसने खुद से कहा। एएस एंटरप्राइजेस की ओनर अक्षरा। लेकिन ये पहचान अब भी दुनिया से छुपी हुई थी। किसी को भी नहीं पता था कि एएस एंटरप्राइजेस की ताकतवर और सफल ओनर वही लड़की है जो अब वापस इंडिया आ रही थी। अक्षरा का नाम और पहचान हर किसी के लिए एक रहस्य बनी हुई थी। वह चाहती थी कि अभी भी कोई उस पहचान को न पहचान सके। वह जानती थी कि उसके लिए ये समय काफी महत्वपूर्ण था और उसे अपनी पहचान धीरे धीरे सामने लानी थी। मैम, कार एयरपोर्ट के बाहर तैयार है, वेद ने कहा। अच्छा, अक्षरा ने शांत लहजे में जवाब दिया। अक्षरा का जेट जैसे ही एयरपोर्ट पर लैंड हुआ, वह जानती थी कि कल उसे एक और महत्वपूर्ण मीटिंग का सामना करना है। यह मीटिंग अभिमन्यु राजपूत के साथ थी, जो राजपूत इंटरप्राइजेज का ओनर था। बिजनेस की दुनिया में राजपूत इंटरप्राइजेज हमेशा नंबर 1 पर थी, जबकि एएस इंटरप्राइजेज दूसरे नंबर पर आती थी। दोनों कंपनियां इस वक्त अपने क्षेत्रों में सबसे प्रभावशाली थीं और उनकी ताकत के आगे कोई भी नहीं ठहर पाता था। अक्षरा की एएस इंटरप्राइजेज नंबर 2 पर होने के बावजूद वह जानती थी कि जब बात ताकत और सफलता की हो तो राजपूत इंटरप्राइजेज का नाम सबसे ऊपर आता है। दूसरी ओर सहगल इंटरप्राइजेज भी टॉप 10 में आती थी, लेकिन इन दोनों कंपनियों के सामने उन्हें अपना स्थान बचाए रखना मुश्किल था। दूसर दिन राजपूत इंटरप्राइजेज के हेड ऑफिस के बाहर एक लग्जरी ब्लैक कार आकर रुकी। कंपनी के गेट पर खड़े गार्ड्स तुरंत सतर्क हो गए, क्योंकि कार पर एएस एंटरप्राइजेज की पहचान थी। ये वही कंपनी थी जो कुछ ही सालों में बिजनेस वर्ल्ड में तूफान ला चुकी थी, लेकिन जिसके ओनर की पहचान अब तक एक राज थी। कार का दरवाजा खुला और एक लड़की बाहर निकली, ब्लैक फॉर्मल सूट, हाई हील्स और चेहरे पर एक मास्क। उसके साथ सिर्फ उसका असिस्टेंट वेद था। जैसे ही वह बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुई, रिसेप्शनिस्ट तुरंत उठा और फोन पर सूचना दी। सर, एएस एंटरप्राइजेस के ओनर यहाँ पहुंच चुके हैं। ये खबर सीधा शिव तक पहुंची, जो अभिमन्यु का असिस्टेंट था। शिव ने बिना देर किए अभिमन्यु के केबिन में कदम रखा और शांत लेकिन गंभीर लहजे में बोला, सर, एएस एंटरप्राइजेस के ओनर पहुंच चुके हैं। अभिमन्यु, जो फाइल्स देख रहा था, कुछ पल के लिए रुका। उसने बिना सिर उठाए हल्की आवाज में पूछा, खुद आई हैं? जी सर, अभी अभी उनकी कार गेट पर रुकी। रिसेप्शन से कंफर्म हुआ है। ये सुनते ही अभिमन्यु ने फाइल बंद की और धीरे से कुर्सी के पीछे सिर टिकाया। एएस एंटरप्राइजेस की ओनर हमेशा एक रहस्य बनी रही थी। किसी को उनका चेहरा तक नहीं पता था, लेकिन आज इंटरेस्टिंग, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा और फिर अपनी घड़ी की ओर देखा। उन्हें कॉन्फ्रेंस रूम में बिठाओ, मैं 5 मिनट में आता हूँ, उसने आदेश दिया। आज पहली बार वह उस इंसान से मिलने जा रहा था जिसने इतनी कम उम्र में बिजनेस वर्ल्ड में तहलका मचा दिया था। लेकिन उसे क्या पता था कि यह मुलाकात सिर्फ एक बिजनेस मीटिंग नहीं, बल्कि उसके अतीत से जुड़ा सबसे बड़ा राज खोलने वाली थी। राजपूत इंटरप्राइजेज में कॉन्फ्रेंस रूम। राजपूत इंटरप्राइजेज के कॉन्फ्रेंस रूम में गहरी खामोशी थी। हर चीज एकदम परफेक्ट थी, टेबल पर रखी फाइल्स, स्क्रीन पर प्रेजेंटेशन तैयार और हर कोना पूरी तरह से साउंड प्रूफ। एएस एंटरप्राइजेस की ओनर पहले ही अपनी सीट ले चुकी थी। उनका चेहरा अब भी एक रहस्य था, क्योंकि उन्होंने मास्क पहना हुआ था। उनकी मौजूदगी में एक अलग ही ठहराव था, एक ऐसा आत्मविश्वास जो उनके हर मूवमेंट से झलक रहा था। उनके ठीक पीछे उनका असिस्टेंट वेद खड़ा था, जो शांत लेकिन सतर्क था। दरवाजा खुला, अभिमन्यु राजपूत अंदर आया। उसकी चाल हमेशा की तरह ठोस थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस मास्क पहने लड़की पर पड़ी, वह एक पल के लिए ठहर गया। वह आंखें, कुछ जाना पहचाना सा एहसास हुआ। दिल धड़कना भूल गया। उसकी आंखों में हल्की शिकन उभरी, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। वेलकम टू राजपूत इंटरप्राइजेज, अभिमन्यु ने प्रोफेशनल अंदाज में कहा, अपनी निगाहें उस मास्क के पीछे छिपे चेहरे पर टिकाए हुए। धन्यवाद, एक सधी हुई ठहरी हुई आवाज आई। अभिमन्यु ने बैठने से पहले अपनी घड़ी पर एक नजर डाली, फिर एकदम बिजनेस टोन में आगे बढ़ा, तो हमें इस डील पर डिस्कशन शुरू करना चाहिए। लेकिन भीतर ही भीतर वह बेचैन था। ये लड़की कौन थी और उसकी आंखें इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही थीं? अब आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए बने रहिए रिबर्थ ऑफ हार्टलेस गर्ल के साथ। दोस्तों, कहानी को रेटिंग देना बिल्कुल ना भूले और स्टोरी को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। और स्टोरी पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। दोस्तों, आप लोग कमेंट नहीं करते, अगर आप अपनी राय देते रहेंगे तो मुझे भी लिखने में मोटिवेशन मिलता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए राधे राधे। 31 कॉन्फ्रेंस रूम में पहली मुलाकात। दोस्तों, अभिमन्यु अक्षरा से अभी भी प्यार करता है, पर अक्षरा अपनी पहचान छुपाना चाहती हैं। आपको कहानी में आगे पता चलेगा अक्षरा ऐसा क्यों कर रही है।
अब तक अक्षरा बिजनेस के सिलसिले में राजपूत इंटरप्राइजेज में मीटिंग के लिए आती है। अब आगे राजपूत इंटरप्राइजेज के कॉन्फ्रेंस रूम में। राजपूत इंटरप्राइजेज के कॉन्फ्रेंस रूम में माहौल एकदम शांत था, मगर हवा में एक अलग तरह का दबाव था। टेबल के सामने बैठी लड़की, जिसने ब्लैक फॉर्मल सूट पहना हुआ था, अपने मास्क के पीछे से कांच की दीवारों को देख रही थी। उसके सामने एएस एंटरप्राइजेज के कुछ जरूरी दस्तावेज रखे थे, मगर उसकी उंगलियां टेबल पर हल्की हल्की थाप दे रही थीं, एक अनकही बेचैनी को दर्शाते हुए। अक्षरा यहाँ पहले से मौजूद थी। यह मीटिंग उसके लिए किसी आम बिजनेस डील से ज्यादा थी। वह जानती थी कि कुछ ही पलों में एक ऐसा इंसान उस दरवाजे से अंदर आने वाला था, जिसे वह बहुत अच्छे से जानती थी, मगर वो उसे नहीं पहचान पाएगा। दरवाजा खुला और अभिमन्यु राजपूत अंदर आया। उसका कद लंबा, चाल आत्मविश्वास से भरी हुई और आंखों में वही तेजी जिससे पूरी इंडस्ट्री परिचित थी। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, कमरे का माहौल और भी गंभीर हो गया। अभिमन्यु की नजरें सीधा एएस एंटरप्राइजेज के ओनर पर पड़ी। मास्क ने उनके चेहरे को छुपा रखा था, मगर उनकी आंखें। कुछ पल के लिए अभिमन्यु को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह इन आंखों को पहले भी देख चुका है। दिल एक पल के लिए रुक सा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह एहसास क्यों आ रहा है, मगर वह खुद को संभालते हुए आगे बढ़ा। उसके असिस्टेंट शिव ने धीरे से कहा, सर, एएस एंटरप्राइजेज के ओनर आपके सामने हैं। अभिमन्यु ने हल्की स्माइल के साथ कहा, वेलकम टू राजपूत एंटरप्राइजेज। आई होप वी आर गोइंग टू हैव अ प्रोडक्टिव डिस्कशन टुडे। अक्षरा ने बिना हिले डुले हल्की सी गर्दन हिलाई। उसकी आवाज एकदम स्थिर थी, डेफिनेटली, मिस्टर राजपूत। एएस एंटरप्राइजेज किसी भी डील को हल्के में नहीं लेता। अभिमन्यु अपनी सीट पर बैठते हुए हल्का सा मुस्कुराया। उसे इस अनोखी मिस्ट्री पसंद में कुछ अलग महसूस हो रहा था। इंटरेस्टिंग, उसने धीमी आवाज में कहा, आपकी कंपनी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, और मैं देख सकता हूँ कि उसकी वजह क्या है। अक्षरा ने बिना किसी बदलाव के जवाब दिया, और राजपूत इंटरप्राइजेज का नंबर 1 रहना भी कोई संयोग नहीं है, मिस्टर राजपूत। हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए यह मीटिंग और भी अहम हो जाती है। मीटिंग अब शुरू हो चुकी थी, मगर यह सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं थी। यह एक खेल था, जहां एक तरफ अभिमन्यु सच जानने को बेताब था, और दूसरी तरफ अक्षरा हर कीमत पर अपनी पहचान छुपाना चाहती थी। अभिमन्यु ने अपनी घड़ी पर एक नजर डाली और फाइल खोलते हुए कहा, तो एएस एंटरप्राइजेज की इस डील को लेकर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? अक्षरा, जो अब तक एकदम शांत थी, अपने सामने रखे डॉक्यूमेंट्स को हल्के से आगे बढ़ाते हुए बोली, हम लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप में विश्वास रखते हैं, न कि सिर्फ टेम्पररी गेन में। एएस एंटरप्राइजेज की स्ट्रेटेजी क्लियर है, अगर हम किसी के साथ काम करते हैं, तो उसे बराबर का दर्जा दिया जाता है। अभिमन्यु ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी बात सुनी। उसे ये सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा था कि एएस एंटरप्राइजेज के ओनर इतनी डोमिनेटिंग और डायरेक्ट हैं। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके सामने कोई इस तरह बेझिझक बात करेगा। इंटरेस्टिंग, उसने धीरे से कहा, लेकिन हम राजपूत इंटरप्राइजेज हैं। मार्केट में हमारा एक अलग दबदबा है। हमारी शर्तें थोड़ी अलग होती हैं। अक्षरा ने एक हल्की सी सांस ली और कहा, अगर आप सोच रहे हैं कि एएस एंटरप्राइजेज अपनी पोजीशन को कम करेगा, तो ये गलतफहमी अभी दूर कर लीजिए, मिस्टर राजपूत। हमारी कंपनी का नाम ही काफी है, और आपसे बेहतर ये कोई नहीं जानता। अभिमन्यु को ये सुनकर थोड़ा झटका लगा। वह न चाहते हुए भी इस मिस्ट्री ओनर से इम्प्रेस हो रहा था। उसकी आवाज, उसका तरीका, सब कुछ किसी तरह उसे अजीब सा महसूस करवा रहा था। ठीक है, अभिमन्यु ने अपनी कुर्सी पर थोड़ा पीछे होते हुए कहा, अगर हम बराबरी की बात कर रहे हैं, तो मैं ये डील 50-50 पार्टनरशिप पर फाइनल करने के लिए तैयार हूँ। अक्षरा ने बिना किसी बदलाव के उसकी आंखों में देखा। ग्लैड टू नो कि आप समझदारी से काम ले रहे हैं, मिस्टर राजपूत। अभिमन्यु हल्के से हंसा, आप जितनी सीरियस हैं, मुझे लगता है आपकी परवरिश किसी बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली में हुई होगी। अक्षरा के दिल की धड़कन एक पल के लिए तेज हुई, मगर उसने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। कॉन्फ्रेंस रूम में अब तक सिर्फ बिजनेस की बातें हो रही थी, लेकिन अभिमन्यु के लिए यह मीटिंग अब सिर्फ एक डील तक सीमित नहीं रह गई थी। उसे सामने बैठी एएस एंटरप्राइजेज के ओनर में कुछ अलग महसूस हो रहा था। अक्षरा, जो अब भी मास्क के पीछे छिपी थी, खुद को पूरी तरह प्रोफेशनल दिखाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जब अभिमन्यु ने उसकी आंखों की बात की, तो एक पल के लिए उसकी उंगलियां फाइल के कवर पर हल्के से कस गईं। शायद, लेकिन कभी कभी किसी की आंखें बहुत कुछ कह जाती हैं। उसके ये शब्द सुनकर अक्षरा के अंदर हल्की सी हिचकिचाहट आई, मगर उसने तुरंत खुद को संभाला। बिजनेस में पर्सनल बातें मायने नहीं रखती, मिस्टर राजपूत। उसकी आवाज में मजबूती थी, मगर उसमें छिपा हल्का कंपन अभिमन्यु से छिपा नहीं। अभिमन्यु की नजरें उसके मास्क पर टिकी थीं।
वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्यों उसे इस मास्क के पीछे छिपे इंसान में कुछ जाना पहचाना महसूस हो रहा था। शिव ने मीटिंग के बाकी पॉइंट्स को आगे बढ़ाते हुए कहा, अगर दोनों पार्टी सहमत हैं, तो हमें लीगल प्रोसेस शुरू कर देना चाहिए। अभिमन्यु ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी नजरें अब भी उस मास्क पर थीं। शायद ये हमारी पहली और आखिरी मीटिंग नहीं है, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मगर उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। अक्षरा ने खुद को काबू में रखते हुए जवाब दिया, हो सकता है मिस्टर राजपूत, लेकिन मैं चीजों को सिर्फ बिजनेस तक ही सीमित रखना पसंद करती हूँ। उसके शब्दों में दृढ़ता थी, लेकिन उसकी हल्की हिचकिचाहट ने अभिमन्यु के मन में एक सवाल छोड़ दिया, क्या वह इस मास्क के पीछे की सच्चाई जान पाएगा? अब आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए बने रहिए रीबर्थ ऑफ हार्टलेस गर्ल के साथ। दोस्तों, कहानी को रेटिंग देना बिल्कुल ना भूले और स्टोरी को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। और स्टोरी पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। दोस्तों, आप लोग कमेंट नहीं करते, अगर आप अपनी राय देते रहेंगे तो मुझे भी लिखने में मोटिवेशन मिलता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए राधे राधे। क्या वो सच में अक्षरा थी? मीटिंग अपने आखिरी मोड़ पर आ चुकी थी। डॉक्यूमेंट्स की एक्सचेंजिंग, टर्म्स एंड कंडीशंस की आखिरी चर्चा पूरी हो चुकी थी, लेकिन अभिमन्यु का ध्यान अभी भी पूरी तरह उस मास्क पहनी लड़की पर था। अक्षरा ने अपनी घड़ी की ओर देखा और फिर खड़े होते हुए कहा, तो मुझे लगता है कि मीटिंग अब यहीं खत्म होती है। आगे का लीगल प्रोसेस हमारी लीगल टीम देख लेगी। अभिमन्यु ने भी अपनी कुर्सी से उठते हुए जवाब दिया, बेशक, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली बार ये मीटिंग सिर्फ बिजनेस तक सीमित न रहे। अक्षरा ने हल्का सिर झुका दिया, आप जो भी उम्मीद करें मिस्टर राजपूत, लेकिन एस एंटरप्राइजेस सिर्फ अपने नियमों पर चलता है। उसकी आवाज स्थिर थी, पर कहीं ना कहीं एक हल्की झिझक थी, जिसे अभिमन्यु ने फिर से नोटिस कर लिया। शिव और वेद पहले ही दरवाजा खोल चुके थे। अक्षरा बिना कोई और शब्द कहे कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल गई। अभिमन्यु वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। उसका मन अब भी बेचैन था। शिव ने अभिमन्यु की ओर देखा, सर, डील सक्सेसफुल रही, लेकिन आपको क्या लग रहा है? अभिमन्यु ने बिना जवाब दिए बस एक बार फिर उस दरवाजे की ओर देखा, जिससे अभी अभी वो मास्क पहनी लड़की निकली थी। इस मास्क के पीछे कौन है, ये जानना जरूरी हो गया है, उसने खुद से कहा और अपनी मुट्ठी हल्के से भींच ली। अक्षरा अब राजपूत इंटरप्राइजेस से बाहर निकल चुकी थी, लेकिन उसके कदमों की हल्की लड़खड़ाहट और दिल की धड़कनों की तेजी बता रही थी कि इस मीटिंग का असर सिर्फ अभिमन्यु पर ही नहीं हुआ था, बल्कि अक्षरा पर भी हुआ था। राजपूत इंटरप्राइजेस की बिल्डिंग से बाहर निकलते ही अक्षरा ने गहरी सांस ली। अंदर वो जितनी शांत दिखने की कोशिश कर रही थी, हकीकत में उतनी ही बेचैन थी। क्या उसने पहचान लिया? ये सवाल उसके मन में बार बार गूंज रहा था। वेद पहले से कार के पास खड़ा था। उसने कार का दरवाजा खोला और बिना कुछ पूछे अंदर बैठने का इशारा किया। अक्षरा चुपचाप कार में बैठ गई। जैसे ही कार आगे बढ़ी, वेद ने शीशे में उसकी तरफ देखा, क्या आप ठीक हैं? अक्षरा ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, मैं ठीक हूँ। क्या आपको लगता है कि उसने आपको पहचान लिया? वेद ने वही सवाल कर दिया जो अक्षरा के दिमाग में था। मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी आंखें। अक्षरा थोड़ा रुकी, वो जैसे मेरे चेहरे से ज्यादा मेरी आंखों को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ अभिमन्यु अब भी खिड़की से बाहर जाती काली कार को देख रहा था। उसके दिल की धड़कनें तेज थीं, पर वजह समझ नहीं आ रही थी। वो लड़की, उसकी आंखें, उसकी आवाज, सब अक्षरा जैसी थी, फिर भी कुछ अलग था। वो धीरे से बुदबुदाया, क्या वो सच में अक्षरा थी? अभिमन्यु अब भी खिड़की से बाहर देख रहा था, जहां कुछ देर पहले ही एस एंटरप्राइजेस की ओनर की कार गायब हुई थी। उसकी आंखें, उसकी आवाज, सब कुछ अक्षरा जैसा था, लेकिन फिर भी कुछ अलग। वो धीरे से बुदबुदाया, क्या ये सच में अक्षरा थी? शिव ने उसकी आवाज सुनी और पूछा, सर, आपको कुछ अजीब लगा क्या? अभिमन्यु ने सिर झटक दिया, कुछ नहीं, बस ऐसा लगा जैसे उसे कहीं देखा है। शिव ने हल्की हंसी के साथ कहा, सर, एएस एंटरप्राइजेस की ओनर के बारे में कोई भी ज्यादा नहीं जानता। वो हमेशा खुद को छुपाकर रखती हैं। अभिमन्यु अब भी सोच में था। अक्षरा अभी भी विदेश में थी, या शायद वो यही सोचता था। शिव ने उसकी बात सुनी और चौंक कर पूछा, सर, आप किसकी बात कर रहे हैं? अभिमन्यु ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अब भी उसी एहसास में डूबा हुआ था। उसे याद था, अक्षरा की आंखों में हमेशा एक अलग सी चमक होती थी, पर इस लड़की की आंखों में दर्द था, एक गहराई थी, जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। अगर वो अक्षरा होती, तो खुद को छुपाती क्यों? तारांकन, उसने खुद से सवाल किया। तारांकन। शिव ने दोबारा पूछा, सर, क्या मैं एएस एंटरप्राइजेस के ओनर के बारे में और जानकारी निकालूं?
अभिमन्यु ने एक लंबी सांस ली और कहा, नहीं, अभी नहीं। लेकिन उस लड़की पर नजर रखो। मुझे उसके बारे में सब कुछ जानना है। शिव ने सिर हिलाया, ओके सर। अभिमन्यु अब भी उलझन में था। उसकी आंखों ने सच देखा था या फिर ये सिर्फ उसका दिल था जो अब भी अक्षरा को महसूस करना चाहता था। अब आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए बने रहिए रीबर्थ ऑफ हार्टलेस गर्ल के साथ। दोस्तों, कहानी को रेटिंग देना बिल्कुल ना भूले और स्टोरी को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। और स्टोरी पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। दोस्तों, आप लोग कमेंट नहीं करते, अगर आप अपनी राय देते रहेंगे तो मुझे भी लिखने में मोटिवेशन मिलता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए राधे राधे। 33 आखिरी चैप्टर। दोस्तों, कम रीडर्स की वजह से मेरी नोवेल अब आगे कंटिन्यू नहीं हो पा रही, तो मैंने रैबिट ऑफ हार्टलेस गर्ल 2 से सीजन 2 शुरू किया है। जरूर देखें। https://skepticalsmileyface.pocketnovel.me/ciso/dubicums। अब तक अक्षरा अपनी डील फाइनल कर राजपुर। 5 साल बाद अक्षरा की गाड़ी एक नए पते पर आकर रुकी, अक्षरा विला। ये वही घर था जिसे अगस्त्य ने इन सालों में अपना नया ठिकाना बनाया था। जैसे ही कार रुकी, ड्राइवर तुरंत बाहर निकला और गेट खोला, लेकिन अक्षरा अभी भी कार में बैठी थी। उसकी नजर उस विशाल बंगले पर थी जो उसके नाम पर था, मगर उसने इसे पहले कभी नहीं देखा था। ये जगह उसके लिए नई थी, लेकिन फिर भी इससे एक अनजाना सा अपनापन महसूस हो रहा था। उसने हल्की सांस ली, अपने इमोशंस को काबू में रखा और कार से बाहर कदम रखा। गेट खुलते ही घर के स्टाफ की नजरें दरवाजे की ओर उठ गईं। कोई पहचानने की कोशिश कर रहा था तो कोई बस हैरान था। आखिर इतने सालों बाद कोई लौटा था जिसका नाम ही इस विला की पहचान था। एक नौकर जल्दी से अंदर भागा और सीधा अगस्त्य के पास पहुंचा, जो अभी अभी ऑफिस के लिए निकलने वाला था। सर, बाहर कोई आया है। अगस्त्य ने फाइल बंद करते हुए सवाल किया, कौन? नौकर थोड़ा हिचकिचाया, फिर बोला, आपकी बहन। अगस्त्य के हाथ वहीं रुक गए। 5 साल से जिसे देखने की उम्मीद तक छोड़ दी थी, वो आज उसके दरवाजे पर खड़ी थी। अगस्त्य के कदम जैसे ही दरवाजे तक पहुंचे, उसकी आंखें उस चेहरे पर टिक गईं, जिसे देखने की उम्मीद वह कब का छोड़ चुका था। 5 साल का इंतजार, 5 साल की दूरी और उन अनगिनत अधूरी बातचीतों के बीच आज उसकी बहन उसके सामने थी। अगस्त्य ने एक पल भी गंवाए बिना तेजी से आगे बढ़कर अक्षरा को कसकर गले लगा लिया। अक्षरा ने एक पल के लिए खुद को संभाला, लेकिन अगले ही क्षण उसने भी भाई की बाहों को मजबूती से थाम लिया। एक पल के लिए वो सब दर्द, वो सारी दूरियां जैसे खत्म हो गईं। 5 साल बाद वो फिर से अपने भाई की बाहों में थी, जहां उसे हमेशा से सबसे ज्यादा सुकून मिलता था। तू कहाँ चली गई थी, अक्षु? अगस्त्य की आवाज में भावनाएं छलक पड़ी। अक्षरा की आंखें भीगने लगी, लेकिन उसने खुद को संभाला। मुझे लौटना था भैया, पर वक्त लग गया। अगस्त्य ने उसे खुद से अलग किया, उसकी आंखों में देखा। अब वापस आई है तो कहीं जाने का नाम मत लेना। अक्षरा हल्के से मुस्कुराई, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अगस्त्य ने उसका हाथ पकड़ा और अंदर ले गया। घर के स्टाफ भी उन्हें देखकर भावुक हो गए थे। सब जानते थे कि अगस्त्य अपनी बहन के बिना अधूरा था और आज वह अधूरापन खत्म हो रहा था। सोफे पर बैठते ही अगस्त्य ने पानी का गिलास उसकी ओर बढ़ाया। पहले पानी पी, फिर मुझे सब बता कि इतने साल कहाँ थी और क्यों गई थी। अक्षरा ने गिलास पकड़ा और एक घूंट लिया। सब बताऊंगी भैया, पर अभी नहीं। बस इतना जान लो कि अब मैं वापस आ गई हूँ, और हमेशा के लिए। अगस्त्य ने गहरी सांस ली, उसकी आंखों में नमी अब भी थी, लेकिन दिल को सुकून मिला था। उसकी बहन लौट आई थी, और यही सबसे ज्यादा मायने रखता था। अगस्त्य अब भी अक्षरा की ओर देख रहा था, जैसे भरोसा ही न हो कि वो सच में उसके सामने बैठी है। उसने 5 सालों तक खुद को मजबूत बनाए रखा था, पर आज वो हर दीवार गिर रही थी। तू कैसी है? उसने धीरे से पूछा। अक्षरा हल्का सा मुस्कुराई, अभी मैं तेरे पास हूँ तो सब ठीक है। अगस्त्य ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे पढ़ पाना मुश्किल था। उसने गहरी सांस ली। 5 सालों में एक बार भी लगा नहीं कि मुझे कॉल कर सकती थी। अक्षरा चुप रही। वो जानती थी कि अगस्त्य के पास सवाल बहुत थे, पर हर सवाल का जवाब अभी देना जरूरी नहीं था। अगस्त्य ने खुद को शांत करते हुए कहा, अब जब वापस आ गई है तो बता, क्या करने का इरादा है? अक्षरा ने पानी का गिलास टेबल पर रखा और गंभीरता से बोली, जो छूटा था उसे पूरा करने आई हूँ। अगस्त्य ने भौहें चढ़ाईं, मतलब? अक्षरा ने उसकी आंखों में देखा, मतलब ये कि एस एंटरप्राइजेज अब केवल एक कंपनी नहीं, बल्कि मेरी पहचान है, और अब मैं इसे वहां तक लेकर जाऊंगी जहां ये पहुंचने के लिए बनी है। अगस्त्य को झटका लगा, तू एस एंटरप्राइजेज की ओनर है?
अक्षरा हल्के से मुस्कुराई, हाँ भैया, और इसीलिए मुझे वापस लौटना पड़ा। अगस्त्य को समझ ही नहीं आ रहा था कि पहले उसे गर्व महसूस करना चाहिए या हैरानी। उसकी छोटी बहन, जिसे उसने हमेशा उसकी मासूमियत और नादानियों के लिए याद रखा था, आज एक बड़ी कंपनी की ओनर बन चुकी थी। उसने गहरी सांस ली। तूने मुझे भी नहीं बताया, अक्षरा ने उसकी ओर देखते हुए कहा। सब कुछ सही वक्त पर बताना जरूरी होता है, और आज वही वक्त है। अगस्त्य को एहसास हो रहा था कि अक्षरा अब पहले जैसी नहीं थी। उसने खुद को बदला था, अपने लिए एक नई पहचान बनाई थी। लेकिन क्या इन 5 सालों में वह अपने भाई से भी दूर हो गई थी? उसने हल्के से अक्षरा का हाथ पकड़ा। बस एक बात याद रखना, जो भी हो, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। अक्षरा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जानती हूँ भैया, और इसी भरोसे पर यहाँ वापस आई हूँ। इस पल में कोई शिकायतें नहीं थी, कोई उलाहने नहीं थे। बस दो भाई बहन थे, जो 5 सालों की दूरियों को एक मुलाकात में मिटाने की कोशिश कर रहे थे। अब आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए बने रहिए रीबर्थ ऑफ हार्टलेस गर्ल के साथ। दोस्तों, कहानी को रेटिंग देना बिल्कुल ना भूले, और स्टोरी को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। और स्टोरी पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। दोस्तों, आप लोग कमेंट नहीं करते, अगर आप अपनी राय देते रहेंगे तो मुझे भी लिखने में मोटिवेशन मिलता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए राधे राधे। 34 सीजन 2 रीबर्थ ऑफ हार्टलेस गर्ल 2। प्लीज सपोर्ट करें लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग। दोस्तों, कम रीडर्स के चलते स्टोरी यहाँ आगे नहीं बढ़ सकती। आप इसका सीजन 2 जो रॉबर्ट ऑफ हार्टलेस गर्ल 2 से आया है वो देख लेना। अब से स्टोरी वहाँ कंटिन्यू होगी। मैंने अपनी लाइब्रेरी में भी उसे ऐड कर लिया है। वहाँ न्यू 2 चैप्टर अपलोड हो चुके हैं, आप देख लो प्लीज। और आपका प्यार ऐसे ही बनाए रखे। अगर आप चाहते हैं मैं स्टोरी कंटिन्यू करूँ तो उन 2 चैप्टर पर आप इस और नो कमेंट कर बता सकते हैं। राधे राधे। रीबर्थ ऑफ हार्टलेस गर्ल 2। दोस्तों, कम रीडर्स के चलते स्टोरी यहाँ आगे नहीं बढ़ सकती। आप इसका सीजन 2 जो रॉबर्ट ऑफ हार्टलेस गर्ल 2 से आया है वो देख लेना। अब से स्टोरी वहाँ कंटिन्यू होगी। मैंने अपनी लाइब्रेरी में भी उसे ऐड कर लिया है। वहाँ न्यू 2 चैप्टर अपलोड हो चुके हैं, आप देख लो प्लीज। और आपका प्यार ऐसे ही बनाए रखे। अगर आप चाहते हैं मैं स्टोरी कंटिन्यू करूँ तो उन 2 चैप्टर पर आप इस और नो कमेंट कर बता सकते हैं। राधे राधे। छ 35 न्यू स्टोरी किस्मत की रहे। दोस्तों, न्यू स्टोरी प्यार, मिस्ट्री और रोमांस से भरी। प्लीज दोस्तों, इंडू नॉवल को प्यार दूमी, किसी भी नॉवल को बिकमी छोड़ना नहीं चाहती प्लीज। रात का सन्नाटा, घड़ी की सुइयां धीरे धीरे रात के 2:30 बजे की तरफ बढ़ रही थीं। मुंबई के सेंट जोसेफ हॉस्पिटल के एक कमरे में बस एक मशीन की धीमी बीप बीप की आवाज गूंज रही थी। अचानक उस आदमी की उंगलियां हिली, उसके शरीर में हल्का कंपन हुआ, और फिर धीरे धीरे उसकी आंखें खुलने लगीं। चारों तरफ एक अजीब सी धुंधली रोशनी फैली हुई थी। सिर में दर्द की एक तेज लहर दौड़ पड़ी। उसने घबराकर नजरें घुमाई। ये कहाँ हूँ मैं? कमरे की सफेद दीवारें, सामने रखी पानी की बोतल, और एक शीशा जिसमें उसे खुद की झलक दिखी। बिखरे हुए बाल, फीका पड़ा चेहरा, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे। उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। और तभी उसके कानों में किसी लड़की की चीख गूंज उठी। खून। एक चेहरे की धुंधली परछाई, कोई गिर रहा था, पानी में डूबता हुआ शरीर। उसने झटके से अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन वो आवाजें रुक नहीं रही थीं। तुम वापस आ गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, सांसें अनियंत्रित हो गईं। उसने अपने हाथ की ओर देखा, एक पुरानी अंगूठी उसकी उंगली में थी। अजीब बात यह थी कि उसे याद भी नहीं था कि उसने ये कब पहनी थी। दरवाजा अचानक खुला। ओह मिस्टर मल्होत्रा, फाइनली आप होश में आ गए। डॉक्टर अंदर आया, चेहरे पर एक पेशेवर मुस्कान थी। सिद्धार्थ की आंखें सवालों से भरी थीं। आपको कोमा में 4 साल हो गए थे। 4 साल। कमरे की दीवारें घूमने लगी। उसका सिर दर्द से फटने लगा। उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था, बस एक चेहरा, एक धुंधली परछाई, एक चीख। ये लड़की कौन थी? सेंट जोसेफ हॉस्पिटल, मुंबई। रात 3 बजे। कमरे में हल्की रोशनी जल रही थी। मेडिकल मॉनिटर्स की बीप बीप की आवाज माहौल की खामोशी को और गहरा कर रही थी। खिड़की से आती हल्की ठंडी हवा सफेद पर्दों को हौले हौले हिला रही थी। बेड पर लेटा एक आदमी, आधी खुली आंखें, चेहरे पर गहरी थकान और अनजाना सा भय। सिद्धार्थ मल्होत्रा की सांसें हल्की हल्की तेज चल रही थीं। वह धीरे धीरे होश में आ रहा था।
उसका सिर भारी था, जैसे किसी ने उसमें हजारों आवाजें भर दी हों। उसकी उंगलियों में हल्की हरकत हुई। मेटल की ठंडी स्पर्श ने उसके दिमाग को थोड़ा और सतर्क कर दिया। उसने अपनी आंखें पूरी खोलने की कोशिश की और अपनी उंगलियों को देखा। एक पुरानी चांदी की अंगूठी। उसकी नजर उस पर अटक गई। हल्की स्क्रैचेस, किनारों पर कुछ उभरी हुई नक्काशी। ये किसकी है? उसने खुद से पूछा। लेकिन जवाब नहीं आया। उसे कुछ भी याद नहीं था। अचानक दरवाजा जोर से खुला। भैया, एक लड़की अंदर आई, हड़बड़ाई हुई, डरी हुई, और जैसे ही उसकी नजर सिद्धार्थ पर पड़ी, उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। आपको होश आ गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सा संयोजन था, खुशी, डर, राहत और दर्द। वो किसी बच्चे की तरह भागकर आई और बिना कुछ सोचे समझे सिद्धार्थ के गले लग गई। सिद्धार्थ के शरीर में एक झटका सा लगा। उसके नथुने किसी जानी पहचानी खुशबू से भर गए, लवेंडर और वनीला। उसने हल्के से हाथ ऊपर उठाए, लेकिन फिर रोक लिए। ये लड़की कौन थी? उसने धीरे से अपने हाथ उसके कंधों पर रखे और हल्के से खुद को अलग किया। अब उसने उसे पहली बार ध्यान से देखा। लंबे भूरे बाल, बड़ी गहरी भूरी आंखें, सफेद टॉप और नीली जीन्स। तुम कौन हो? लड़की की हंसी अचानक गायब हो गई। उसकी आंखों में जैसे सैकड़ों सवाल दौड़ गए। भैया, आप मजाक कर रहे हो ना? सिद्धार्थ ने धीरे से सिर हिला दिया। मुझे माफ करना, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं। अब लड़की का चेहरा पूरी तरह फ्रीज हो गया। भैया, मैं अनाया हूँ, आपकी बहन। कमरे की ठंडक बढ़ गई। सिद्धार्थ के माथे पर हल्की शिकन उभर आई। बहन। उसने फिर से उसे देखा। उसकी आंखों में सच्चाई दिख रही थी, लेकिन सिद्धार्थ का मन मानने को तैयार नहीं था। मुझे सच में कुछ याद नहीं आ रहा, उसने फुसफुसाकर कहा। अनाया की आंखें भर आईं। कुछ नहीं, एक भी चीज नहीं। उसकी आवाज कांप रही थी। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया। तो मैं आपको याद दिलाऊंगी, भैया। उसने जल्दी से कहा, जैसे उसे डर था कि अगर उसने देर की, तो वह हमेशा के लिए खो जाएगा। तभी दरवाजे पर एक और परछाई उभरी। एक लंबा, गंभीर चेहरा, काली शर्ट, डेनिम जैकेट, हल्के दाढ़ी के निशान, आंखों में अनकहा दर्द। कैसा महसूस कर रहे हो, बड़े भैया? सिद्धार्थ ने उसकी तरफ देखा। कोई पहचान नहीं। मैं तुम्हें भी नहीं जानता। उस आदमी ने कुछ पल चुप रहकर हल्की मुस्कान दी। कोई बात नहीं, भैया। मैं ऋतिक हूँ, आपका छोटा भाई। सिद्धार्थ ने सिर घुमाया। छोटा भाई? हाँ, ऋतिक ने सिर हिलाया, और हमेशा आपका सबसे बड़ा फैन भी रहा हूँ। उसका लहजा हल्का था, लेकिन आंखों में गहरी तकलीफ छुपी थी। सिद्धार्थ ने अपने ही भाई और बहन को नहीं पहचाना था। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। ऋतिक ने गहरी सांस ली और मुस्कुराने की कोशिश की। कोई बात नहीं, भैया। धीरे धीरे सब याद आ जाएगा। लेकिन सिद्धार्थ का मन बेचैन था। अगर उसे इन दोनों की याद नहीं थी, तो फिर वो खून से सना चेहरा क्यों दिख रहा था? वो लड़की कौन थी, जिसकी चीखें अब भी उसके कानों में गूंज रही थीं? तुम वापस आ गई। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। लेकिन वह आवाज अब और तेज हो रही थी। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए मेरी स्टोरी किस्मत की राहें के साथ। स्टोरी पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट। राधे राधे।